भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, कहाँ से था? तच्च प्रकरणम द्विविधम, यहाँ से छूटा था कल पाठ। ठीक है ना, प्रकरण को हम लोगों ने समझ लिया। उभयाकांक्षा प्रकरण, उभयो आकांक्षा उभयाकांक्षा। ठीक है ना, इसमें समास में भी पूछ सकता है। उभयाकांक्षा इत्यत्र का समासः है ना, उभयो आकांक्षा और घुमा घुमा करके उभ है ना, उभे आकांक्षे इति, उभये आकांक्षे क्या बनेगा? दो आकांक्षा, उसको उभयाकांक्षा कह रहे हैं कि क्या कह रहा है, इस तरह से घुमा करके भी किसी तरह से पूछ लेगा। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। उभयो हो आकांक्षा, उभयो हो मतलब अंगांगिनो हो, है ना, अंगांगित्वेन वक्ष्यमाणयो हो या आकांक्षा, है ना, क्योंकि अंगी को भी कोई आकांक्षा होगी, अंग को भी कोई आकांक्षा होगी। तो ये जो दोनों की परस्पर में आकांक्षा है, यही क्या है? प्रकरण है। और इस प्रकरण से क्या होता है? अंगत्व ज्ञापित होता है, अंगत्व बोधित होता है। बात समझ में आई? तो ये हम लोगों ने देखा था। जैसे दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य है, इसके द्वारा दर्श पूर्ण मास याग की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, तो दर्श पूर्ण मास यागे न स्वर्गम भावयेत, उसका वाक्यार्थ बोध होगा। जैसे ही वाक्यार्थ बोध होगा तुरंत जिज्ञासा हो, तुरंत जिज्ञासा होगी क्या? कथम भावयेत, कथम भावाकांक्षा होगी कि नहीं होगी? उपकार का कांक्षा होगी, है ना। उपकारक मतलब अंग, उपकारक मतलब अंग, अंग विषयनी आकांक्षा होगी कि भाई किसके कैसे करे, कथम भावाकांक्षा होगी, उपकार का कांक्षा होगी। ठीक है ना, कि कथम भावे दर्श पूर्ण मासे न दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत, ये कहा, लेकिन कथम भावयेत ये जिज्ञासा हुई। तो ये हुई आपकी उपकार का कांक्षा, कथम भावाकांक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षा, जो नाम दीजिए सब आपको आना चाहिए। ठीक, और इसमें फिर आगे जाके जब वो कहा क्या, समिधो यजति तनून पातम यजति ईडो यजति बरीर यजति स्वराकारम यजति, ये 5 वाक्यों से 5 याग प्राप्त है कि नहीं है, जिनको प्रयाग याग कहा जाता है। तो इन प्रयाग याग का जब वो हुआ तो वहाँ पर समिधो यजति इत्यादि वाक्यों से क्या वाक्यार्थ बोध हुआ? समिधि आगे न भावयेत, समिधि आगे न भावयेत। तो जैसे ही कहेंगे समिधि आगे न भावयेत, तो किम भावयेत, ये जिज्ञासा हो गए। तो इसको कौन विषय, कौन जिज्ञासा है? किम भावयेत कौन जिज्ञासा है, कौन आकांक्षा है? उपकार्याकांक्षा। इसी को साध्याकांक्षा के है, फलाकांक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, होगी कि नहीं होगी? तो इनको ये आकांक्षा हुई। तो देखो, दो उभयो हो आकांक्षा, तो दर्श पूर्णमास वाक्यार्थ बोध के अनंतर भी एक आकांक्षा हुई, और प्रयाज आदि वाक्यार्थ बोध के, प्रयाज आदि के जो वाक्य है उनका अर्थ बोध हुआ, तो उससे भी एक आकांक्षा हुई। कौन? साध्याकांक्षा हुई। तो कथम भावाकांक्षा, साध्याकांक्षा, ये 2 आकांक्षाएं होगी कि नहीं होगे? तो ये जो आकांक्षा है यही प्रकरण है। और इस प्रकरण से क्या पता चलता है हमको कि दर्श पूर्णमास जो है वो समिधादि याग के द्वारा करना चाहिए। समिधादि याग करके वो मतलब वो इति कर्तव्यताकांक्षा की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? तो ये होगी। ठीक है ना, तो इससे निकलेगा क्या? कहने का तात्पर्य इससे निकलेगा ये कि ये जो प्रयाज आदि याग है वो दर्श पूर्णमास याग के अंग हो जाएंगे, है ना। बात समझ में आएगी ने? और वो जो है दर्श पूर्णमास याग वो प्रयाज का अंगी हो जाएगा, है ना। तो ये अंगांगी भाव इस उभयाकांक्षा रूप प्रकरण से हमको ज्ञात हुआ। यहाँ तक का समझ में आ गया? यही बात उन्होंने बता दी है। एक बार पढ़ लो उभयाकांक्षा प्रकरणम करके, जितना आया वो पढ़ लो। उभयाकांक्षा प्रकरणम यथा प्रयाजादिषु समिधो यजति इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्यानिर्देशात् समिद्यागेन भावयेत् इति बोधानन्तरं किम इत्युपकार्याकांक्षा। हाँ, दर्श पूर्ण मास वाक्येपि दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गं भावयेत् इति बोधानन्तरं कथम इत्युपकारकाकांक्षा। इत्थं चोभयाकांक्षया प्रयाजादीनां दर्श पूर्ण मासांगत्वम् सिद्धम ज्ञापितम बोधितम प्रकरण के द्वारा। ठीक है ना, आया कि नहीं आया? अब ये तो बता दिया ये प्रकरण जो उभयाकांक्षा रूप प्रकरण है वो अंगत्व को ज्ञापित करता है, बोधित करता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो प्रकरण है वो 2 तरह का है, उसके भेद बताने जा रहे थे, यहीं से छोड़ा था। तच्च प्रकरणम, ये उभयाकांक्षा रूप जो ये प्रकरण है वो द्विविधम। कौन कौन? महाप्रकरणम अवांतर प्रकरणम च। ठीक है ना, महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण करके 2 प्रकार का है। ठीक,
अब किसको महाप्रकरण कहते हैं वो लक्षण बताएंगे, उसका एक दृष्टांत बताएंगे, उसके बाद किसको अवान्तर प्रकरण कहते हैं, क्या है उसका उदाहरण, इतनी चीज़ों बताएंगे क्रम से। तो सबसे पहले ये जो महाप्रकरण है उसका समझना है। तो क्या कहा, तच्च प्रकरणं द्विविधं महाप्रकरणम् अवान्तर प्रकरणं चेति तत्र मुख्य भावना संबंधी प्रकरणं महाप्रकरणं। मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम, ठीक है ना, मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम, ठीक है ना। प्रकरण मतलब उभयाकांक्षा ही है, ठीक है ना, प्रकरण मतलब उभयाकांक्षा, उसके दो भेद, महाप्रकरण अवान्तर प्रकरण। महाप्रकरण किसको कहते हैं, तो कहा मुख्य भावना संबंधी जो प्रकरण होता है वो महाप्रकरण है। मुख्य भावना संबंधी प्रकरण मतलब क्या, मुख्य भावना संबंधी मतलब क्या, मुख्य भावना संबंधी मतलब जिस भावना में फल का श्रवण होता हो, जिस भावना में फल का श्रवण होता है, फल का ज्ञान होता हो, है ना, उस भावना को मुख्य भावना कहेंगे, ठीक है ना। अभी दृष्टांत से समझाऊंगा तो बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो फल जो है वो जिस भावना में होता है उस भावना को क्या कहा जाता है, मुख्य भावना, ठीक है ना। और तादृशम प्रकरणम तत्संबंधी प्रकरण, ये तादृश भावना संबंधी जो प्रकरण होता है वो महाप्रकरण होता है। जैसे दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या वाक्यार्थ बोध होता है कि दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत। तो यहाँ जो ये भावना है इसमें फल का श्रवण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फल का श्रवण, स्वर्ग रूप फल का श्रवण हो रहा है ना। तो जिस फल का जिस भावना में श्रवण होता हो, ऐसा जो और ऐसी भावना संबंधित जो प्रकरण होता है उस प्रकरण को क्या कहा जाएगा, महाप्रकरण कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो हम दृष्टांत दे के आए हैं ना प्रकरण का, प्रकरण सामान्य का जो दृष्टांत दिया, क्या, दर्श पूर्ण मास का और प्रयाज याग, है ना, दर्श पूर्ण मास का अंग हो जाएगा प्रयाज याग, वो ये महाप्रकरण का ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो जो प्रकरण है उभयाकांक वो मुख्य भावना संबंधी प्रकरण है कि नहीं है, मुख्य भावना संबंधी प्रकरण है कि नहीं है, उसमें मुख्य भावना का संबंध है कि नहीं है। दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत, तो ये जो ये तद भावना संबंधी वो प्रकरण है ना, उभयाकांक्षा है कि नहीं है, तो ये मुख्य भावना संबंधी प्रकरण हुआ, है ना। तो ये इस प्रकरण को क्या कहेंगे, महाप्रकरण कहेंगे। देखो दूसरा अवान्तर प्रकरण में क्या होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने ये तो कह दिया, ठीक है ना, दर्श पूर्ण मास का अंग प्रयाज होता है, ये तो महाप्रकरण से आ गया, ठीक, अभी समझिए। लेकिन वो प्रयाज भी तो है, उसमें भी तो जिज्ञासा है, कथम भावयेत, वहां पर भी तो जिज्ञासा है। अरे प्रयाज है ना, वो भावयेत, ठीक है ना, उसको किम भावयेत, तो साध्याकांक्षा थी वहां पर, तो उसमें दर्श पूर्ण मासम भावयेत, ये तो वो हो जाएगी, शांति समन हो जाएगा उस आकांक्षा। लेकिन वो प्रयाज याग कथम भावयेत, ये भी तो जिज्ञासा है वहां पर, प्रयाज याग कथम भावयेत, कि ये प्रयाज याग कैसे करे, ये भी तो जिज्ञासा है वहां पर, आकांक्षा है, कथम भावाकांक्षा। तो वहां पर उसके प्रकरण उसका उसमें आता है अभिक्रमण आता है। अभिक्रमण मतलब वो थोड़ा पाद निक्षेपण करना, मतलब थोड़ा आगे चलना, एक दो कदम आगे चल के फिर वो करना, आहुति देना। तो ये सब ये जो अभिक्रमणम एक वाक्य आएगा अभी, अभिक्रम्य जुहोति ये वाक्य है, ले लीजिए क्या वाक्य है, अभिक्रम्य जुहोति। अभिक्रम्य जुहोति मतलब पाद निक्षेपणम कुर्वन जुहोति, है ना, पाद निक्षेपण करते करते क्या करे, होम करे। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब एक हाथ पे एक थोड़ा चल के एक दो कदम और फिर वो होम करे, ऐसा वाक्य उसमें आता है। तो उसको जिज्ञासा होती है, अभिक्रम्य होमम भावयेत, है ना। तो किसको भावयेत, अभिक्रम्य भावयेत, किसको भावयेत, ये जिज्ञासा वहां पर है, तो उसको साध्याकांक्षा है, और प्रयाज याग को साधनाकांक्षा है, ठीक है कि नहीं है। तो इन दोनों का भी यहाँ पर भी आकांक्षा हुई कि नहीं, उभयाकांक्षा रूप प्रकरण हुआ, लेकिन ये महाप्रकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये मुख्य भावना संबंधी प्रकरण नहीं है। इसमें कोई फल सुनाई दे रहा है क्या, मतलब फल संबंध, फल जिसमें सुनाई देता हो ऐसी भावना संबंधी ये प्रकरण है क्या, नहीं ना है। देखो मुख्य भावना का उन्होंने लिखा होगा, अर्थालोक का लिखे हैं मुख्य भावना का जी, मुख्य भावना
फल भावना। मुख्य भावना मतलब फल भावना, फल भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम, यही आ गया। तो ये जो है दर्श पूर्ण मास को जो कथम भावाकांक्षा थी और प्रयाज को जो किम भावयति थी साध्याकांक्षा थी, तो ये जो उभयाकांक्षा रूप प्रकरण था ये तो फल भावना संबंधी प्रकरण था, इसलिए इसको तो कहा जाएगा क्या, महाप्रकरण कहा जाएगा, क्योंकि ये मुख्य भावना संबंधी प्रकरण है। लेकिन ये प्रयाज याग को जो कथम भावाकांक्षा है, ध्यान देना है कि नहीं है, और वो प्रयाज याग भी कैसे करे, उससे क्या करे, ये तो चलिए दर्श पूर्णमास करे समाप्त हो गया, ठीक। लेकिन वो प्रयाज याग कैसे करे ये भी तो आकांक्षा है, तो ये कथम भावाकांक्षा। और अभिक्रम्य जुहोति को इस वाक्य को क्या है, साध्याकांक्षा है, साध्य की आकांक्षा है। तो यहाँ पर भी ये उभयाकांक्षा हुई, तो ये उभयाकांक्षा रूप प्रकरण है, मुख्य भावना संबंधी है क्या, फल भावना संबंधी है क्या, नहीं है, इसलिए इसको महाप्रकरण नहीं कहा, ये अवांतर प्रकरण के अंतर्गत आएगा, यही उसको कहना है। बात समझ में आया। तो मुख्य भावना संबंधी मतलब फल भावना जो संबंधी जो प्रकरण होता है वो तो महाप्रकरण, और उससे अतिरिक्त वाला दूसरा जो उसमें अवांतर प्रकरण उसको कहा जाएगा, उसका भी लक्षण बताएंगे। लेकिन इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्या हुआ, मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम। चलो पढ़ो। मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम तेन च प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासांगत्वम्। आया कि नहीं, जो प्रकरण सामान्य का जो दृष्टांत दिया वो महाप्रकरण का दृष्टांत है। अरे वो प्रकरण सामान्य का था मतलब किसी का तो होगा ना, या तो महाप्रकरण का होगा या अवांतर प्रकरण, तो महाप्रकरण का है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वो मुख्य भावना संबंधी प्रकरण था। क्या था, भावना संबंधी वो प्रकरण, प्रकरण मतलब उभयाकांक्षा थी, ठीक है ना, मुख्य भावना संबंधी आकांक्षा थी। वहां दर्श पूर्ण मासाभ्यम स्वर्गम भावयेत, ये जो आकांक्षा हो रही थी यहाँ पर है ना, कौन आकांक्षा, कथम भावयेत आकांक्षा, तो ये जो आकांक्षा है मुख्य भावना संबंधी आकांक्षा थी, ठीक ही नहीं थी। तो ये यही क्या है, मुख्य प्रकरण है, यही महाप्रकरण है, आएगा नहीं, मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम। समझ में आ रहा है ना, यथा करके क्या बताया, प्रयाजादीनां संगत्वं भवति ज्ञाप्यते। चलिए एतच्च प्रकृतावेव उभयाकांक्षायाः संभवान् न तो विकृतौ। देखो अब ये प्रकृति याग और विकृति याग दो तरह के याग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक बार अवांतर प्रकरण का लक्षण भी समझ लो तो समझ में आ जाए। अवांतर प्रकरण का लक्षण लिखा, अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरण। अंग भावना संबंधी जो प्रकरण होगा, अंग भावना संबंधी प्रकरण, तो देखो प्रयाज आदि को जो आकांक्षा है, कौन आकांक्षा है, कथम भावाकांक्षा, एक वो भी थी ना, अरे वो प्रयाज याग को दो आकांक्षा है, साध्याकांक्षा है और कथम भावाकांक्षा। तो साध्याकांक्षा करके तो दर्श पूर्णमास भावयेत करके समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसको कथम भावाकांक्षा भी तो है कि नहीं है कि नहीं है। तो कथम भावाकांक्षा है, और अभिक्रम्य जुहोति जो वाक्य आ रहा है उसको साध्याकांक्षा। तो इनकी ये जो उभयाकांक्षा हुई ये मुख्य भावना संबंधी है प्रकरण, क्या वो नहीं है ना। वो उभयाकांक्षा जो दोनों को हो रही है, कथम भावाकांक्षा प्रयाज याग को, और अभिक्रम्य जो होती इसको साध्याकांक्षा है। तो ये जो उभयाकांक्षा है ये मुख्य भावना संबंधी आकांक्षा है क्या, नहीं है ना, अभी तो क्या अंग भावना संबंधी आकांक्षा है, वो अंग भावना संबंधी प्रकरण। ये अंग था ना, प्रयाज अंग था, तो अंग भावना संबंधी ये प्रकरण था, तो इसी प्रकरण को कहते हैं अवांतर प्रकरण। तो दोनों का दृष्टांत समझ में आ गया। तो ये जो है कौन कहते हैं, अवांतर प्रकरण। इस अवांतर प्रकरण के द्वारा कौन किसका अंग होगा, अभिक्रम्य जुहोति या अभिक्रमण। अभिक्रम्य जुहोति तो वाक्य है, उसके द्वारा बोधित जो अभिक्रमण है मतलब पाद निक्षेपण रूप क्रिया है ना, पाद निक्षेप करने की जो ये क्रिया है, ये जो है वो किसका अंग हो जाएगी, का अंग हो जाएगी, लेकिन किसके द्वारा, अवांतर प्रकरण के द्वारा। बात समझ में आए कि, और प्रयाज आदि अंग हो गए दर्श पूर्णमास के, किस प्रकरण के द्वारा, ये समझ में आ गया। बस इतना समझ के रखिए, इतना आ गया। अब यहाँ पर कुछ विशेष विचार करने जा रहे हैं, उसको समझना है हमको, ठीक। तो मुख्य भावना संबंधी प्रकरण को क्या कहा जाएगा, और अंग भावना संबंधी जो प्रकरण होगा वो अवांतर प्रकरण, ठीक हुआ। तो चलिए यही कर दिया। अब आइए चलिए क्या कहते हैं महाप्रकरण में।
महाप्रकरण में इन्होंने मुख्य भावना संबंधी महाप्रकरणम मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम तेन मर्यादीनाम दर्शपूर्ण महासांगत्वम, ये हो गया। अब ये जो महाप्रकरण है चाहे अवान्तर प्रकरण है, दोनों अंगत्व बताते हैं। इतना तो निकल के आ ही गया, ये तो पता ही है हमको। प्रकरण चूंकि अंगत्व बताता है, उसके भेद भी क्या करेंगे, अंगत्व को बताएंगे, वही तो प्रकरण है। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर एक विचार करना है, एक प्रकृति याग होता है, एक विकृति याग होता है। प्रकृति याग किसको कहते हैं? यत्र समग्रांगोपदेशः, किसको कहते हैं? जिसमें सभी अंगों का उपदेश हो, वो प्रकृति याग। और विकृति याग जिसमें समग्र अंगों का उपदेश न हो, उसी को कहते हैं विकृति याग। किसको कहते हैं? विकृति याग। जिसमें समस्त अंगों का उपदेश ना हो उसको विकृति याग। और प्रकृति याग जिसमें सभी अंगों का उपदेश हो वो, उसको प्रकृति याग। हाँ तो पूरा बोला करिए ना, प्रश्न पूछा जाए तो पूरा उत्तर दिया करे। ठीक, आया कि नहीं आया? अब देखिए, ये जो महाप्रकरण है वो केवल और केवल प्रकृति यागों में, प्रकृति याग का ही अंगत्व किसी चीज को बताएगा। प्रकृति क्या लिख रहा है? महातच्च एतच्च मतलब महाप्रकरणम च प्रकृतावेव उभयाकांक्षायाः संभवान् न तु विकृतौ। एतच्च विनियोजकम, ऐसे जोड़ देना, वहां नहीं लिखा है शब्द। एतच्च महाप्रकरणम च प्रकृतियो एव विनियोजकम, यहाँ एक एरो लगा के जोड़ दो, विनियोजकम। वैसे मतलब वहां पाठ नहीं है, किसी भी पुस्तक में नहीं है, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। एतच्च प्रकृतौ एव, इसके बाद थोड़ा सा एरो खींच के साइड में लिख दो, थोड़ा एरो वहां करके साइड में लिख दो कि विनियोजकम। प्रकृतो एव के बाद क्या लिखा? एतच्च प्रकृतावेव विनियोजकम, बस इतना। वहां फिर अल्प विराम कर दे, बाकी आगे जो है वो हेतु है। ठीक है, चलिए आइए। ये जो महाप्रकरण है एतच्च मतलब ये जो मुख्य भावना संबंधी जो महाप्रकरण है, एतच्च कुत प्रकृतो एव प्रकृति यागेषु एव विनियोजकम, ये प्रकृति याग में ही ये विनियोग कराएगा। क्या कराएगा? प्रकृति याग में ही विनियोग कराएगा। प्रकृति याग में ही ये महाप्रकरण विनियोग कराएगा। आया कि नहीं आया? प्रकृति याग में विनियोग कराएगा। प्रकृति याग मतलब जिसमें समग्र अंगों का उपदेश है उसको प्रकृति याग, जिसमें समग्र अंगों का उपदेश नहीं है वो विकृति याग। तो ये जो महाप्रकरण है वो प्रकृति याग में ही क्या बताएगा? किसी का विनियोग कराएगा। विनियोग कराएगा, किसी का भी कराए, चाहे प्रयाज का कराए, चाहे किसी का भी विनियोग कराए, अंगत्व तो बताए, लेकिन वो प्रकृति याग में ही बताएगा, विकृति याग में नहीं बताएगा। अब क्यों, ये आपके मन में प्रश्न है, ठीक है ना? तो उसका उत्तर हम देंगे, लेकिन इतना समझ में आया कि प्रकृति याग में ही वो क्या कराएगा? विनियोग कराएगा किसी भी चीज का। जैसे दर्श पूर्णमास याग कैसा याग था? प्रकृति याग की विकृति याग? प्रकृति याग था ना, प्रकृति याग था। तो उसमें उसने विनियोग करा दिया, किसका? प्रयाज का। प्रयाज याग का विनियोग करा दिया। महाप्रकरण ने कराया कि नहीं कराया? करा दिया। विकृति याग में नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? वहां चूंकि उभयाकांक्षा होती ही नहीं है विकृति याग में। विकृति याग में उभयाकांक्षा होती है नहीं। विकृति याग जैसे दृष्टांत के रूप में क्या बताया था? शौर्य याग, ठीक है ना? तो शौर्य याग है ना भावयेत, तो यहाँ आकांक्षा क्या होगी आपको? किम भावे? शौर्य याग है ना, वो कुछ फलम भावयेत वो नहीं है। शौर्य याग वो है, मुख्य वाक्य है। तो क्या आकांक्षा होगी उसको? दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेत की तरह है, शौर्यम चरुम निर्वपेद, ये वाक्य है, ठीक है ना? तो स्वर्ग वो शौर्य याग से कुछ कुछ फल को भावयेत है। अब जिज्ञासा क्या होगी आपको? हाँ, कौन आकांक्षा होगी? मतलब क्या आकांक्षा? उसका स्वरूप बोलिए ना। कथम भावयेत, ये बोलो ना, क्या अंड बंड बोलते हो? क्या भाव, क्या आकांक्षा होगी? कथम भावयेत? अरे शौर्य यागम कहा जाएगा, शौर्य याग है ना किमपि फलम भावयेत, तो आकांक्षा क्या होगी आपको? कथम भावयेत, ये साधना आकांक्षा हो जाएगी, ठीक है ना? ये साधना आकांक्षा होगी। तो एक आकांक्षा तो बन गए, हमको तो उभयाकांक्षा हो तब प्रकरण बने ना। एक आकांक्षा तो हो गए, एक की आकांक्षा तो बन गए। अब यहाँ उभयाकांक्षा नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्योंकि एक अतिदेश वाक्य है, क्या? प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या। हा क्या बोल रहे पीछे?
क्या है अतिदेश वाक्य? प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या। तो ले उधर विसर्ग छोड़ दिया, प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या। कर्तव्य, तो फिर वहां विसर्ग जोड़ दिए, एक जगह पे जोड़ेंगे। क्या है वाक्य? प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या। बस ये है वाक्य, ठीक है ना, कि प्रकृति की तरह विकृति करना। अब देखो यहाँ आपको तो लग रहा है कि जैसे शौर्य यागेन भाव शौर्य यागम भावेत ये सब कहा गया, तो आपको तो लग रहा है कि कथम भावाकांक्षा हुई, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अतिदेश वाक्य प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, प्रकृति की तरह विकृति का याग करना चाहिए है कि नहीं है? तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो इसको कथम भावाकांक्षा अब होगी? नहीं होगी। क्योंकि पता चल ही तो गया कि विकृति याग की, तो वो प्रकृति याग की तरह करना चाहिए। तो कथम भावाकांक्षा होगी क्या? शौर्य यागेन भावयेत इष्टम भावयेत जब कहा जाएगा, वो वाक्य देख लेना, कुछ होगा शौर्य याग का, तो उसमें शौर्य यागेन इष्टम भावयेत मान लीजिए वाक्यार्थ बोध हुआ। अब कथम भावाकांक्षा होगी क्या? आपको तो लग रहा था कि होगी वहां पर कि कथम भावयेत अब ये शौर्य याग, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि अतिदेश वाक्य होता है वहां विकृति याग में। क्या? प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या, तो उससे कथम भावाकांक्षा की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? तो आकांक्षा खत्म हो गई, है कि नहीं है? तो ना तो इसको आकांक्षा है, और वो अतिदेश के द्वारा जो अंग की प्राप्ति हुई है, अरे प्रकृति याग में जो कहे गए जो अंग है उसकी प्राप्ति यहाँ पर हो गई कि नहीं हो गई? अतिदेश के द्वारा। तो उस अंगों को भी साध्याकांक्षा वो नहीं है, साध्याकांक्षा नहीं है। क्यों नहीं है उसको? क्योंकि उसकी साध्याकांक्षा की समाप्ति तो प्रकृति याग के द्वारा हो गई। नहीं समझे? देखो क्या चीज है, विकृत प्रकृति याग में तो आपको समझ में आ गया कि दर्श पौर्णमास याग को साधन कथम भावाकांक्षा थी, और प्रयाज आदि अंगों को क्या थी? साध्याकांक्षा थी। तो उभय परस्पर में आकांक्षा हो गए और प्रकरण हो गया और अंगांगी भाव बता दिया। ये समझ में आ गया? अब ये तो प्रकृति याग में तो संभव है, लेकिन विकृति याग में ये चीज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उभयाकांक्षा होगी ही नहीं। क्यों उभयाकांक्षा नहीं होगी? इसलिए क्योंकि शौर्य यागेन भावयेत इष्टम भावयेत जैसे ही कहा जाएगा तो वहां कथम भावाकांक्षा नहीं होगी। इसलिए कथम भावाकांक्षा नहीं होगी क्योंकि क्या हो जाएगा? अतिदेश वाक्य से ही हो जाएगा, विकृति ही कर्तव्या, इस वाक्य से ही क्या हो जाएगा? कथम भावाकांक्षा की निवृत्ति हो जाएगी, उपशमन हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी, है ना, कि प्रकृति याग जैसे किया था वैसे ही विकृति याग कर देना। तो इस अतिदेश वाक्य से ही क्या हो गया? कथम भावाकांक्षा की निवृत्ति, उपशमन हो गया था। तो एक आकांक्षा तो खत्म हो गए, और वो जो प्रकृति याग में जो अंग थे वो सब अंग यहाँ पर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? किसके द्वारा? अतिदेश वाक्य के द्वारा। तो वो जो अंग यहाँ प्राप्त हो रहे उसको साध्याकांक्षा भी नहीं है, उसको किम भाव है, जैसे प्रयाज याग प्रकृति याग में कहा गया था, वो अतिदेश वाक्य के द्वारा विकृति याग में भी प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? वो प्रयाज याग विकृति याग में भी प्राप्त हो गया, लेकिन वो प्रयाज याग को साध्याकांक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रकृति याग में ही, प्रकृति याग से ही उसकी साध्याकांक्षा उपशमन हो गया था कि नहीं हो गया था? हो गया था। और वो यहाँ पर वो प्रकृति याग में कहे गए जो अंग थे प्रयाज आदि अंग, वो यहाँ पर करने हैं, उससे उसकी कथम भावाकांक्षा भी निवृत्त हो गई। किसकी? शौर्य याग की, विकृति याग की कथम भावाकांक्षा शांत हो गए। क्या समझे? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? समझाओ इसको। जो विकृति याग है, जैसे शौर्य याग है ना, इष्टम भावेत, ये तो ये जो शौर्य याग है इष्टम भावेत, इस विकृति याग का जब वाक्यार्थ बोध होगा तो कथम भावेत, ये कथम भावाकांक्षा होगी, ऐसा हमें लग रहा था ना। कि कथम भावेत कैसे करे, तो वहां यहाँ पर ये कथम भावाकांक्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अतिदेश वाक्य आ जाएगा ना विकृति याग में, प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या। ये विकृति याग कैसे करना चाहिए? प्रकृति याग जैसे ही करना चाहिए। तो प्रकृति और विकृति तो कथम भावाकांक्षा होगी कि शौर्य याग कैसे करे? ये नहीं होगी ना, क्योंकि अतिदेश वाक्य आ गया, उससे हमें बोध हो जाएगा कि जैसे प्रकृति याग करते हैं वैसे ही ये विकृति याग करना चाहिए। तो कथम भावाकांक्षा की तो निवृत्ति हो गई। तो वो प्रकृति याग में अब जो अंग होंगे, जैसे प्रयाज अंग था ना, दर्श पूर्णमास प्रकृति याग था, उसमें समुद्र अंग का उपदेश था, दर्श पूर्णमास याग, इसलिए वो प्रकृति याग था, उसका अंग था प्रयाज।
प्रयाग अंग था ना, तो वही प्रकृति और विकृति ही कर्तव्य है। अतिदेश वाक्य यहाँ पर था ना, प्रकृति के जैसे, प्रकृति याग के जैसे विकृति याग करना चाहिए। तो जैसे प्रकृति याग में, दर्श पूर्णमास याग में जैसे प्रयाग याग करते थे ना, उसका अंग प्रयाग होता था। तो जितने अंग दर्श पूर्णमास के जो अंग होते थे, प्रयाग ये सब जो अंग होते थे, वही अंग यहाँ पर भी आएंगे सूर्य याग में। तो वहां पर प्रकृति याग में, दर्श पूर्णमास याग में जो प्रयाग आदि जो अंग थे, उसकी वो जो प्रयाग आदि अंग का जब वाक्य बोध हमें जो हो गया था कि समित याग है ना भावे, प्रयाग यही 5 याग थे ना, समित याग है ना भावे। तो ये वाक्यार्थ बोध हो जाने के बाद जो आकांक्षा होती थी हमको, साध्याकांक्षा, किम भावे, जो प्रकृति याग में होती थी, किम भावे, उसका संबंध तो प्रकृति याग में हो गया ना, दर्श पूर्णमासन भावे, तो उसका संबंध तो वहीं पर हो गया। तो वहीं जो प्रकृति याग में जो प्रयाग आदि अंग की जो साध्या भावा का मतलब साध्याकांक्षा थी, उसका समन हो गया है। और वही जो अंग है जिसकी साध्याकांक्षा का समन हो गया है, वही अंग तो यहाँ पर भी आएंगे। तो वो जो अंग है उसको यहाँ पर किसी और की आकांक्षा नहीं होगी ना, साध्याकांक्षा वहां पर नहीं होगी। उसकी जो वो जो अंग थे उसकी जो साध्याकांक्षा थी, उसका समन वहीं पर हो गया प्रकृति याग में। वही समन हुए हुए जो अंग है प्रयाग आदि अंग, जिसकी साध्याकांक्षा का समन हो गया है, वही अंग यहाँ पर आएंगे विकृति याग में। तो तो ये प्रयाग आदि जो अंग है उसको अभी साध्याकांक्षा नहीं होगी ना, क्योंकि उसकी साध्याकांक्षा वहीं पर समन हो गई है। तो इसीलिए विकृति याग जो है उसमें न तो कथम भावाकांक्षा होती है और न ही साध्याकांक्षा होती है। ठीक, ये अभी भी नहीं आया। आया ना समझ में? इसको बोलना है आपको। अभी कोई आया कुछ काम के, जल्दी अभी निवृत्ति करके फटाफट आओ। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? क्या बोलो तुम, बोलो तब तक बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गलत बोलोगे तो मैं टोकूंगा। क्या हुआ? नहीं समझ में आया? नहीं आया होगा तो बोल पाएंगे, नहीं आया होगा तो नहीं बोल पाएंगे। आया है तो निकल जाएगा, बोल ही देंगे, क्यों नहीं बोल पाएंगे? समझ में आया है तो। जो 2 प्रकार के आग होते हैं। चलो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, पकड़ लेना, ठीक है ना? बोलना ही है उसको, तभी आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर संदेह हो जाए तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? एक बार बताओ, ध्यान रखिएगा व्यवस्थित रूप से। महाप्रकरण अवान्तर प्रकरण सुन समझ लिया सामान्य रूप से। महाप्रकरण के द्वारा दर्श पूर्णमास का अंग हो जाएगा प्रयाग याग, ये भी समझ में आ गया। अब इन्होंने ये बात कही कि ये जो महाप्रकरण है ना, ये जो महाप्रकरण है वो केवल कहाँ पर? प्रकृति याग में ही अंगांगी भाव बताता है ना? विकृति याग में अंगांगी भाव वो महाप्रकरण नहीं बताता है। क्यों भाई? ये प्रश्न है, ठीक है? प्रकृति याग में तो, प्रकृति याग मतलब जिसमें समग्र अंगों का उपदेश हो वो तो प्रकृति याग हुआ, जिसमें समग्र अंगोपदेश नहीं वो विकृति याग है, ठीक है? ऐसा है कि नहीं है? अब यहाँ प्रकृति याग जो दर्श पूर्णमास याग है उसमें तो अंगांगी भाव महाप्रकरण के द्वारा बता दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया, ठीक है ना? विकृति याग में वो नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? बताना ही चाहिए। पहले प्रश्न करिए, क्यों नहीं बताएगा? पहले बनाइए उसको कि विकृति याग में भी क्या होगा? महाप्रकरण के द्वारा अंगांगी भाव होगा। कैसे होगा तो बता रहे हैं, ठीक? बता रहा हूँ कैसे होगा। महाप्रकरण के द्वारा विकृति याग में अंगांगी भाव बता रहा हूँ पहले, फिर खंडन करेंगे, ठीक है ना? पहले प्रश्न खड़ा किया जाए कि विकृति याग में भी वो अंगांगी भाव बताएगा। कैसे बताएगा? तो देखिए, विकृति याग जैसे है शौर्य याग, तो शौर्य यागे न इष्टम भाव, ये जैसे ही कहेंगे तो उसको कथम भावाकांक्षा हो गई कि नहीं हो गई? कथम भावाकांक्षा हुई कि नहीं हुई? साफ साफ सीधे समझ में आ रही है कि भाई कथम भाव ये शौर्य याग कैसे करे, तो एक आकांक्षा हो गई, ठीक? अब प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, ये अतिदेश के द्वारा, ये अतिदेश होता है ना, क्योंकि इसमें ये विकृति आ गई, इसमें सब चीज तो बताई नहीं गई होगी कि क्या क्या करना है, तो वो कैसे फिर बाकी तो कैसे करना है? तो वो प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, इस अतिदेश वाक्य के द्वारा क्या होगा? प्रकृति याग में जो प्रयाज आदि अंग थे वो सब यहाँ पर भी करने हैं। ये प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो देखो तो वो सब अंग जो प्रकृति याग में जो अंग थे, प्रयाज आदि उपयाज याग जो अंग थे वो सब यहाँ पर प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए? तो उन प्रयाज आदि जो अंग है उनको भी आकांक्षा है कि नहीं है? क्या किम भावयेत, ये आकांक्षा है। और सूर्य यागेन इष्टम भावयेत, उसको क्या आकांक्षा है? कथम भावयेत, कथम भावाकांक्षा है कि नहीं है? और वो जो प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य उसके करके जो प्रकृति याग में क्या क्या अंग थे ना, प्रयाज आदि अंग, वो सब अंग यहाँ पर प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए? उस सती देश के द्वारा हो गए। तो ये जो अंग यहाँ पर प्राप्त है उसको कौन आकांक्षा है? कथम क्या आकांक्षा है? बोलो। प्रयाज आदि याग जो पूर्व प्रकृति याग में अंग थे कि नहीं थे, वो सब याग अतिदेश के द्वारा यहाँ सौर्य याग में भी प्राप्त हुए कि नहीं हुए? किसके द्वारा प्राप्त हुए? अतिदेश के द्वारा। कौन अतिदेश के द्वारा? प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, इस अतिदेश के द्वारा प्राप्त है। ठीक है, घबराइए मत, आराम से समझिए ना, कौन घबराने वाली बात है? कोई खा जोड़ी नहीं जा रहा है आपको, पूछ ही तो रहा हूँ। तो यह प्रयाज आदि जो अंग है वो यहाँ पर प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो प्रयाज आदि अंग यहाँ पर प्राप्त है उसको क्या आकांक्षा होगी? साध्याकांक्षा होगी। मतलब उसका स्वरूप बोलिए ना तो समझ में आएगा। ये साध्य साधन ये सब कुछ नहीं समझ में आता घंटे साले। स्वरूप बोलो ना, क्या आकांक्षा होगी उसका? हाँ ये बोलो ना तब समझ में आएगा। प्रयाज आदि जो याग यहाँ पर अतिदेश के द्वारा प्राप्त हुए उसको क्या आकांक्षा होगी? किम भावयेत, ये आकांक्षा हुई, मतलब साध्याकांक्षा हुई। ठीक हुआ। और ये जो शौर्य याग न जो मुख्य वाक्य था, शौर्य याग न इष्टम भावेत जो भी वाक्य था उसको क्या आकांक्षा हुई? कथम भावेत, ये आकांक्षा। तो उभयाकांक्षा बनी कि नहीं बनी? तो प्रकरण बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पर भी ये महाप्रकरण, मुख्य भावना संबंधी प्रकरण महाप्रकरण है, तो इसके द्वारा यहाँ पर भी अंगांगी भाव बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? विकृति यागों में भी जैसे प्रकृति याग में बता रहे थे वैसे विकृति याग में भी बताना चाहिए, है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये से बताना चाहिए, लेकिन ग्रंथकार कह रहा है कि नहीं करता है। ये जो महाप्रकरण है वो प्रकृति याग में तो अंगांगी भाव बताता है, लेकिन विकृति याग में अंगांगी भाव नहीं बताता। क्यों नहीं बताता है? तो उसका कारण ये है कि भाई ये जो है वहां पर उभयाकांक्षा कहाँ बनी? नहीं बनेगी, उभयाकांक्षा ही नहीं बनेगी। आप कहेंगे उभयाकांक्षा तो अभी बना ली हम लोगों ने, शौर्य यागे निष्ठम भावयेत को साधन, क्या आकांक्षा हो गई थी? कथम भावाकांक्षा। और वो अंग जो प्राप्त थे विकृति याग के, वो अतिदेश के द्वारा जो अंग यहाँ प्राप्त हुए प्रयाज आदि अंग, उसको क्या आकांक्षा थी? साध्याकांक्षा थी। तो उभयाकांक्षा तो बनी गई थी, तो नहीं बनेगी, उभयाकांक्षा नहीं बनेगी। बात समझ में आए कि नहीं आए? क्यों नहीं बनेगी उभयाकांक्षा? तो इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि वो प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य, इस वाक्य के द्वारा ही तो क्या हो जाएगा? वो कैसे करना है वो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? इति कर्तव्यता का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब पता चल गया तो कैसे कथम भावाकांक्षा ही होगी? कथम भावाकांक्षा उदित ही नहीं होगी, उसके पहले ही वो सीधे कर देगा कि प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य, सीधे ही वो कर देगा। आया कि नहीं आया? तो कथम भावाकांक्षा नहीं हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरी आकांक्षा कौन थी? साध्याकांक्षा। आप कह रहे थी कि वो अतिदेश से प्राप्त जो अंग है प्रयाज आदि अंग, उसको साध्याकांक्षा हो रही थी, उसको भी साध्याकांक्षा नहीं होगी। वो प्रयाज आदि अंग की जो साध्याकांक्षा थी वो तो प्रकृति याग से ही तो विलीन हो गई है, प्रकृति याग से ही तो उसका शमन हो गया है, तो वो आकांक्षा भी नहीं है। उभयाकांक्षा रूप महाप्रकरण बना ही नहीं, प्रकरण बना ही नहीं, तो अंगांगी भाव यहाँ पर विकृति याग में नहीं होगा, ये उसको कहना है। समझ में आया कि नहीं आया? वही वो कह रहा है, पढ़ो। एतच्च प्रकर महाप्रकरणम प्रकृतो प्रकृति यागेषु एव विनियोजकम न तो विकृति यागेषु, विकृति याग में वो विनियोजक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हेतु देगा, चलो। उभयाकांक्षायाः संभवान, उभयाकांक्षायाः असंभवात, क्या लिखा है? उभयाकांक्षायाः संभवात, उभयाकांक्षायाः विसर्ग और संभवात, उभयाकांक्षायाः संभवात। आगे लिखो, बोलो। न तो विकृतौ, यहाँ पे विसर्ग। अच्छा, प्रकृतावेव उभयाकांक्षायाः संभवात, विनियोजकम। अंड बंड पढ़ते हो ना तुम?
अरे क्या लिखा है कि एतच्च महाप्रकरणम प्रकृतौ एव विनियोजकम, क्यों? उभयाकांक्षायाः संभवात, ये हेतु दिया। क्योंकि प्रकृति याग में उभयाकांक्षा वहां तो हो रही थी कि नहीं हो रही थी, तो वहां हेतु ये है मूर्ख तरीका। फिर न तो विकृतिषु की बात पढ़ रहा है उभयाकांक्षायाः संभवात, क्या पढ़े? एतच्च प्रकरणम प्रकृतौ एव विनियोजकम, क्यों विनियोजकम? संभवात, तत्र उभयाकांक्षायाः संभवात, प्रकृति याग में चूंकि उभयाकांक्षा संभव होती है, न तो विकृतिषु। अब विकृति में चूंकि उभयाकांक्षा नहीं होती है, अब क्यों नहीं होती है तो वो समझाएगा। पढ़ो आगे अब। तत्र प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इत्यतिदेशेन कथम भावाकांक्षायाः उपशमेन, कथम भावाकांक्षा उपशमन हो गए, कैसे? प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशेन, इति चोदकेन अतिदेशेन क्या हो गया? वो कथम भावाकांक्षा का उपशमन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उपशमेन अपूर्वांगानाम, यह कर दिया कि नहीं कर दिया? और वो जो प्राप्त अंग है अतिदेश के द्वारा, जो प्रकृति में उक्त जो अंग थे वो अतिदेश के द्वारा विकृति याग में भी प्राप्त है, तो उसको साध्याकांक्षा भी नहीं है ना साध्याकांक्षा, क्योंकि उसका तो प्रकृति याग के द्वारा ही समन हो गया। वही अंग तो यहाँ पर प्राप्त हो रही है, तो वो अंग तो निराकांक्षा अंग थे, कोई आकांक्षा नहीं कर रहे थे अब, ठीक है ना। आकांक्षा चूंकि प्रकृति याग से ही शांत हो गई थी, है कि नहीं है? तो यहाँ पर उभयाकांक्षा नहीं बनी, तो उभयाकांक्षा नहीं बनी तो विकृति याग में वो महाप्रकरण बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो कैसे विनियोजक होगा? नहीं होगा। यही आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया? अब आपके मन में एक प्रश्न यहाँ संदेह हो जाए, जिसका उत्तर वो लिख रहा है सीधे ही। एक प्रश्न ये हो जाए कि पंडित जी देखो, ये जो है क्या कहते हैं, प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या करके प्रकृति याग में जो अंग प्राप्त थे वो अंग तो इधर क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रकृति याग में जो अंग कहे थे वो अंग तो हो जाएंगे, लेकिन ये विकृति याग में कुछ विशेष बात भी तो होगी, कोई अपूर्व अंग को भी तो बताया गया होगा कि भाई ये मंत्रों के द्वारा इन प्रधान देवताओं का, प्रकृति याग में सब थोड़ी ना होगा, विकृति याग में कुछ तो अलग होगा, उसके प्रधान देवता अलग होंगे, वो प्रधान देवता संबंधित कोई कार्य अलग होगा, तो वो तो अतिदेश से प्राप्त नहीं हुआ है ना। वो तो वहां पर कहा गया है कि नहीं कहा गया? कहाँ पर? विकृति याग में कहा गया है कि नहीं कहा गया है? तो वो विकृति याग, तो उसको आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? क्या आकांक्षा होगी? कथम भाव, क्या नहीं समझे यार? विकृति याग में बहुत कुछ करना है, पूरा विकृति याग करना है, ठीक है ना। पूरा विकृति याग करना है तो उसमें कई सारे अंग, मान लो कि 10 चीज करनी है। अभी उदाहरण के तौर पे विकृति याग है, उसमें 10 कार्य करेंगे तब आपका विकृति याग संपन्न होगा, ठीक है ना। तो उसमें 7 कार्य की प्राप्ति तो प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या करके प्राप्त हो गया। ये 7 तो जैसे प्रकृति में किए थे वैसे ही करने हैं, लेकिन 3 कार्य ऐसे हैं जो नए हैं इसमें, तो वो तो वहां पर बताए गए होंगे कि नहीं बताए होंगे कि भाई इनका प्रधान याग इन देवता का ये द्रव्य से याग करे, ये करे, ये करे, ये किया, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, है ना। तो ये तो अपूर्व अंग हुए कि नहीं हुए? इस अंग को क्या कहेंगे? अपूर्व अंग। मतलब पहले प्रकृति याग में वो प्राप्त नहीं था, है ना। कुछ ये 7 अंग तो 7 कार्य तो 7 अंग तो ऐसे हो गए जो प्रकृति याग में थे, वही यहाँ पर ले लेना है। तो वो तो कथित, पूर्व में कथित अंग थे, ऐसे अंग थे, लेकिन 3 ठो ऐसे अंग है कि नहीं है जो अपूर्व अंग है ना। जो बता प्रकृति याग में जिसके बात नहीं थी, ये विकृति याग में ही इसको करना था। आया कि नहीं आया? विकृति याग में ही उसके काम था, तो यहाँ पर भी उसको कहा गया है। तो वो जो अंग है उसको कोई आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? किम भावे, साध्याकांक्षा है। तो फिर काहे आप कथम भावयेत कर रहे थे? किम भावयेत ये होगा कि नहीं होगा? उसको कौन आकांक्षा होगी? कथम भाव, किम भाव आकांक्षा, कौन आकांक्षा? भाव आकांक्षा,
किम भाव ये आकांक्षा होगी कि नहीं आए, साध्याकांक्षा होगी, ठीक है ना। साध्याकांक्षा उसको तो होगी कि नहीं होगी, जो पूर्व से प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या करके अतिदेश के द्वारा प्राप्त जो अंग है उसको भले साध्याकांक्षा न हो, क्योंकि वो तो शांताकांक्षा है, उसकी आकांक्षा तो शांत हो गए प्रकृति याग से ही। लेकिन यहाँ पर जो अपूर्व अंग बताए गए हैं कुछ तो बताया होगा, बिल्कुल वही तरह का नहीं ना होगा लंठो कि भाई प्रकृति याग जैसे किया पूरा का पूरा वही जोग दो, तो वही तो दर्श पौर्णमास याग ही हो जाएगा। फिर नया कुछ तो होगा। सूर्य याग में सूर्य देवता की कुछ बात होगी, उसका कुछ याग करने को लिए कहा गया होगा, प्रधान याग में कुछ अंतर होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो वो चीज जो आएगी वहां पर अपूर्व अंग बताए जाएंगे, उसको कोई आकांक्षा होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। क्या आकांक्षा होगी, ये साध्याकांक्षा होगी, हो गए। और इसको भी तो आकांक्षा कथम भाव ये थे आकांक्षा तो होती ही है उसको लेकर के, तो ये तो उभयाकांक्षा यहाँ तो बन गए कि नहीं बन गए, ऐसी कोई आशंका कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इनका अंगांगी भाव बता है, जो प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या के द्वारा जो अंग प्राप्त है उनके साथ अंगांगी भाव मत बताए महाप्रकरण, लेकिन ये जो अपूर्व अंग है उसके साथ तो बता दे अंगांगी भाव, महाप्रकरण बता दे। ये तो शंका हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसको भी कहा कि देखो पंडित जी ठीक है एक आकांक्षा तो होगी, ध्यान देना, वो जो अपूर्व अंग है उसको तो आकांक्षा हुई किम भाव है, ये जरूर, इसमें हम मना नहीं कर सकते। लेकिन वो सूर्य आगे न इष्टम भाव है उसको कहा कथम भावाकांक्षा है, नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य से शांत हो गई है, वो सो गया इतना सुन करके कि प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, अरे कुछ सात कार्य तो मिल गए ऐसा करके वो शांत हो गया। बात समझ में आए कि नहीं आए। तो एक आकांक्षा तो हुई आपकी, किसको आकांक्षा, कौन आकांक्षा, अपूर्व अंग को साध्याकांक्षा हुई, ठीक है ना। लेकिन ये सूर्य याग को कथम भावाकांक्षा नहीं है, क्योंकि वो तो शांत हो गई है किसके द्वारा, कर्तव्य इस वाक्य के द्वारा शांत हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर ये अपूर्व अंग का भी अंगत्व नहीं बता सकते हैं प्रकरण के द्वारा, महाप्रकरण के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया। वो कह रहा है कि प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य इति वाक्य न इति अतिदेशेन कथम भाव कांक्षाया उपशमेन, कथम भावाकांक्षा का तो उपशमन हो गया, किंतु अपूर्वांगानामपि उभयाकांक्षया विनियोगा संभवा। हाँ ठीक है ना। एक देखो अपूर्व अंगों को आकांक्षा है, कौन आकांक्षा, यह आकांक्षा साध्याकांक्षा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उभयाकांक्षा रूप प्रकरण तो नहीं न बना, उभयाकांक्षा रूप प्रकरण कतई नहीं बना। तो जब नहीं बना तो अपूर्व जो अंग है उनका अंगत्व तो नहीं बताया जाएगा प्रकरण के द्वारा, महाप्रकरण द्वारा उसका विनियोग नहीं होगा। तो विकृति याग में महाप्रकरण विनियोजक नहीं होता है। ये निकल के आया कि नहीं आया, बात समझ में आया, ये ध्यान रखना, लगा ना, ये हेतु दे दिया, पढ़ो पूरी पंक्ति समझ में आएगा। तत्र प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या इत्यति देशेन कथम भावाकांक्षाया उपशमेन अपूर्वांगानामपि उभयाकांक्षया विनियोगा संभवा। आया कि नहीं, चलिए यही कर दिया। तस्मात् देखिए यहाँ इस तरह से ध्यान, हमने दो बार यहाँ पर आशंका उठाई विकृति याग में, दो तरफ से हमने उभयाकांक्षा बनाने की प्रयास किया। पहले किया था कि अतिदेश के द्वारा प्राप्त जो अंग है, जो कि ये ग्रंथकार ने विचार नहीं किया, हम लोगों ने उपरिष्ठाद विचार किया, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना इस तरह से भी आशंका हो सकती है ना कि शौर्य यागे न इष्टम भावेत कहेंगे तो उसको कथम भावाकांक्षा है, और प्रयाज आदि याग से वो प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य करके जो अतिदेश के द्वारा प्राप्त है उसको साध्याकांक्षा, इस तरह से उभयाकांक्षा होकर इनका अंगांगी भाव हो जाए। तो इसका पहले मैंने खंडन किया किस तरह से कि उसमें अंगांगी भाव नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्राप्त अंग है अतिदेश के द्वारा उनकी साध्याकांक्षा तो प्रकृति याग के द्वारा ही समन हो गई, आया कि नहीं आया, तो उभयाकांक्षा बनेगी नहीं। अब यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि अब दूसरे तरफ से आप आकांक्षाएं बनाइए, उभयाकांक्षा बनाइए कि भाई शौर्य आगे न इष्टम भाव है, इसके द्वारा कथम भावाकांक्षा हुई कि नहीं हुई। और उसमें जो इस याग में जो अपूर्व अंग जो बताए जाएंगे, ठीक है ना, अतिदेश से प्राप्त अंग है वो तो है ही, लेकिन अपूर्व अंग भी तो बताए जाएंगे, तो उनको तो कथम भावाकांक्षा है,
और किम भावयेत ये साध्याकांक्षा उसको तो है, वो अतिदेश के द्वारा प्राप्त अंगों को भले शांत उभया वो न हो साध्याकांक्षा, क्योंकि उसको प्रकृति याग के द्वारा समन हो गया, लेकिन अपूर्व अंग जो प्राप्त है उसको तो है यहाँ पर साध्याकांक्षा, तो इनके साथ तो वो बना सकते हैं। तो कहा उसमें भी उभयाकांक्षा नहीं बना सकते हो, क्योंकि वहां पर प्रकृतिवत विकृति करता है, इसी अतिदेश के द्वारा क्या हो गया है, कथम भावाकांक्षा चली गई है, तो प्रथम भावाकांक्षा की निवृत्ति हो गई है, उपशमन हो गया है, तो उभयाकांक्षा तो नहीं बनी, तो यह इन दोनों का भी अंगांगी भाव नहीं बता सकते हैं। तो दोनों तरफ से कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कुछ बात ऊपर से भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। और कुछ ये ग्रंथकार ने जो कहा वो समझ में आ गया पूरे की तरह। तो इतना निकल के आया कि विकृति याग में कहीं पर भी उभयाकांक्षा होगी ही नहीं। बात समझ में आई ना। कथम भावाकांक्षा होगी, इसलिए नहीं होगी कथम भावाकांक्षा चूंकि क्योंकि प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य के द्वारा कथम भावाकांक्षा का उपशमन हो जाएगा, ठीक है ना। और वो अतिदेश के द्वारा जो प्राप्त अंग है उसको साध्याकांक्षा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि आप कहें कि वो अपूर्व जो अंग होंगे उस विकृति याग में उसको तो साध्याकांक्षा होगी, तो उसको हो जाए, मान लिए कथनचित हम स्वीकार कर लिए उसको, लेकिन वो एक आकांक्षा से थोड़ी ना वो प्रकरण बनता है, उभयाकांक्षा चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। इसलिए यहाँ महाप्रकरण जो होता है वो विकृति याग में अंगांगी भाव नहीं बताता है। लग गया एक नहीं लग गया। अब आपको प्रश्न होगा तो ये जो अपूर्व अंग होंगे विकृति याग में उसका अंगत्व तो कैसे बताएंगे, उसको बताना है ना। शौर्य याग का अंग वो है, बताना है कि नहीं बताना है, उसका अंग तो है ही। अब आपका प्रकरण नहीं बना, ठीक है, नहीं बताए, प्रकरण के द्वारा अंगत्व तो ज्ञापित न हो, लेकिन होगा किसके द्वारा, यहाँ तो अब अन्य तरह आकांक्षा ही है ना, एक ही आकांक्षा हो रही है, उसको ही हो रहा है, तो उभयाकांक्षा रूप प्रकरण तो नहीं बना। तो प्रकरण के द्वारा तो वो शौर्य याग का वो अपूर्व जो अंग है वो अंग है, इस तरह का नहीं ना अंगत्व ज्ञापित हो सकता है। तो कैसे होगा, तो स्थान से होगा। अवक्ष्यमाण जो स्थान प्रमाण है, पंचम प्रमाण, उसके द्वारा अंगांगी भाव होगा कि दर्शक वो शौर्य याग का प्रकरण चल रहा था और उसमें ये अपूर्व अंग बताए गए, तो ये दोनों में अंगांगी भाव हो जाएगा। तो देश सामान्यम स्थानम करके समान देश होने के कारण पाठ देश एक ही है ना। अरे शौर्य याग का जो पाठ देश है वहीं पर ये अपूर्व अंगों को बताने वाले वाक्य भी आए होंगे कि ये चीज करे, ये चीज करे, है ना। तो ये अंगांगी भाव उस स्थान के द्वारा हो जाएगा। उभयाकांक्षा प्रकरण से विकृति याग में अंगांगी भाव नहीं होगा। आया कि नहीं आया, पढ़ लो। तस्माद् अपूर्वांगानां स्थानादेव विकृत्यर्थत्वम्। आया कि नहीं आया। अपूर्वांगाना, अपूर्व जो अंग होंगे विकृति याग के, जो अपूर्व अंग होंगे उनका विकृति अंगत्व, विकृति याग निरूपित अंगत्व जो होगा वो स्थानादेव बोद्धव्यम, न तो प्रकरणात्, क्योंकि प्रकरण बन ही नहीं रहा। समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए अंग भावना संबंध ये आ गया, यहाँ तक का ये विचार कर दिया। ध्यान रखना, बहुत अच्छा विचार किया कि प्रकृति याग में ही महाप्रकरण विनियोजक होता है, विकृति याग में नहीं होता है। सीधा उत्तर, वहाँ उभयाकांक्षा होती ही नहीं है। अभी उभयाकांक्षा नहीं होती, उसको आप लोग समझ गए, ठीक है ना। बिठा लेना अपने से तो समझ में आ जाएगा, विचार कर लेना, ठीक है। तो फिर अब प्रश्न आएगा कि विकृति याग में अंग कैसे हुआ वो, तो उसके लिए बता दिया किसके द्वारा अंग तो बोधित होगा, स्थान के द्वारा। वक्ष्यमाण जो स्थान है उसके द्वारा क्या हो जाएगा, अंगत्व तो बोधित हो जाएगा। आया कि नहीं आया। चलिए ये कर दिया। अब ये महाप्रकरण को हम लोगों ने विस्तार से समझ लिया। अब आया अवांतर प्रकरण। इस अवांतर प्रकरण को हमको समझना है, ठीक है। चलिए आइए, अवांतर प्रकरण में क्या कह रहे हैं। अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम। हाँ, ये हम लोगों ने समझ लिया। अंग भावना संबंधी जो प्रकरण होगा वो महाप्रकरण तो किसको कहा था, फल भावना, मुख्य भावना संबंधी प्रकरण, मतलब फल भावना संबंधी जो प्रकरण हो तो मुख्य प्रकरण महाप्रकरण हो गया। जैसे दर्श पौर्णमास संबंधी जो भी प्रकरण होगा, मतलब उभयाकांक्षा जो भी होगी वो सब तो महाप्रकरण के अंतर्गत आएगी। लेकिन अंग भावना संबंधी प्रकरण होगा, है ना, उसको क्या कहेंगे, अवांतर प्रकरण कहेंगे। यथा करके समझाना है। तो क्या कह रहे हैं, पढ़ो। तेन च अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वम्। अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वम्। अभिक्रमण मतलब पाद निक्षेप, है ना। अभिक्रमण मतलब क्या, पूछ देगा अभिक्रमण मतलब क्या, है ना। तो ध्यान रखना, अभिक्रमण करना, क्रमुपाद विक्षेप है ना, तो क्रमण उसी का तो बना है, अभिक्रमण। ऐसे थोड़ा एक दो कदम चलना,
है ना। तो वही क्या है, अभिक्रमण है, पाद निक्षेपण, पाद निक्षेप क्रिया जो है वो अंग हो जाएगा, किसका, प्रयाज का अंग हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए समिधो यजति, इसके द्वारा समिधि आगे न भावयेत, ये कह दिया है ना। तो उसको किम भावयेत आकांक्षा होती है और उसका दर्श पूर्णमासम भावयेत करके समन भी हो जाते हैं, आप लोग समझ गए। लेकिन उसको एक और भी आकांक्षा होती है, समिधि आगे न भावयेत कहेंगे तो क्या आकांक्षा होगी, कथम भावयेत, ये समिधि याग कैसे करे, ये प्रश्न होगा ना। तनुनुपात याग कैसे करे, ईड याग कैसे करे, बरीरी याग कैसे करे, स्वाहाकार याग कैसे, मतलब प्रयाज याग कैसे करे, ये आशंका होगी, आकांक्षा होगी, है ना। कथम भाव आकांक्षा हुई। अब इसी पर बाद में आगे कहा गया अभिक्रम्य जो होती, ऐसा कोई वाक्य आया है, ठीक है ना। तो अभिक्रमण करे, अभिक्रमण करके, तो ये अभिक्रमण जो है अभिक्रमण करके करे, ऐसा जब बोध होगा, अभिक्रमणेन भावयेत, ऐसा कोई वाक्यार्थ बोध होगा, तो क्या जिज्ञासा हो, क्या आकांक्षा होगी, किम भावयेत, ये आकांक्षा होगी कि नहीं होगी। अभिक्रमण के द्वारा क्या करे, भावयेत, ऐसा कहा जाएगा, तो क्या आकांक्षा होगी, किम भावयेत, ये आकांक्षा होगी कि नहीं होगा। तो कौन आकांक्षा हुई है, साध्याकांक्षा हुई। तो प्रयाज याग को क्या हुई थी, साधनाकांक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षा, और इसको साध्याकांक्षा, तो उभयाकांक्षा होगी कि नहीं होगी। तो देखो ये उभयाकांक्षा है, प्रकरण है, प्रकरण तो ये है, लेकिन ये प्रकरण महाप्रकरण नहीं है, क्योंकि मुख्य भावना संबंधी प्रकरण नहीं है। दर्श पूर्णमास का जो फल था स्वर्ग फल, तत्संबंधी प्रकरण ये नहीं है क्या, नहीं है ना। मुख्य भावना संबंधी प्रकरण नहीं है, फल भावना संबंधी प्रकरण नहीं है, अंग भावना संबंधी प्रकरण है। अंग जो प्रयाज, अंग प्रयाज भी तो अंग है, दर्श पूर्णमास का अंग, तो अंग भावना संबंधी ये प्रकरण हुआ है कि नहीं हुआ, ये उभयाकांक्षा हुई है। तो ये अंग भावना संबंधी प्रकरण होकर के अवांतर प्रकरण हुआ। बात समझ में आया, नाम से भी समझ में आ रहा है ना, महाप्रकरण, अवांतर प्रकरण। महाप्रकरण दर्श पूर्णमास संबंधी जो प्रकरण था वो महाप्रकरण के अंदर, उसके अंतर्गत जितने भी प्रकरण वो बीच में होंगे, है ना। अंगों के भी जो अंग होंगे, तो वहां पर भी कोई जिज्ञा आकांक्षा उभयाकांक्षा होगी ना, तो वो कैसी कहलाएगी, वो महाप्रकरण नहीं ना कहलाएगी, वो महा उभयाकांक्षा नहीं कहलाएगी, वो अवांतर उभयाकांक्षा, अवांतर प्रकरण वो कहलाएगी। आया कि नहीं आया, तो नाम से भी समझ में आ रहा है। तो अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम, तो यहाँ पर ये अवांतर प्रकरण के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रयाजादि का अंग हो जाएगा। कौन, मतलब पाद निक्षेप, ये जो क्रिया है वो प्रयाज आदि याग का अंग हो जाएगा। तेन च, मतलब अवांतर प्रकरणेन च अभिक्रमणादि नाम प्रयाजाद्यत्वम, प्रयाज आदि का वो अंग हो जाएगा। लग गया कि नहीं लग गया, चलो चलो। तच्च समदंशेनैव ज्ञायते, अब प्रश्न हुआ, देखो यहाँ एक शंका होती है, ये समझ गए, महाप्रकरण का भी उदाहरण हो गया, अवांतर प्रकरण का भी उदाहरण हो गया। अभी एक विचार करने चल रहे, लेकिन उसके पहले एक समस्या समझिए। क्या प्रश्न है, समस्या ये है पंडित जी, दर्श पूर्णमासाभ्यम स्वर्ग कामो यजेत करके दर्श पूर्णमास का पूरा विवरण आया, तो उसमें प्रयाज याग करना चाहिए, वो समिधो यजति, ये सब वाक्य आए, तनुनपातम यजति है, ये अभिक्रम्य जो होती है वाक्य सब आया कि नहीं आया, सब उसी में पढ़ा गया है। तो अब प्रश्न होगा कि ये अभिक्रमण जो हो रहा है दर्श पूर्णमास में ही पड़ा है ना, तो दर्श पूर्णमास का ही अंग हो जाए, कैसे पता चलेगा ये प्रयाज का अंग है ये। अरे सब साथ में ही तो पड़ा है, समिधो यजति, जो तनुनपातम यजति, जो उसी में आया है, अभिक्रम्य जो होती है, सब उसी में तो आया है, अभिक्रम्य जो होती इत्यादि इत्यादि वाक्य। तो कैसे हमको पता चले कि ये प्रयाज आदि याग तो दर्श पूर्णमास के अंग है, लेकिन ये जो अभिक्रमण है वो दर्श पूर्णमास याग का जो अंग है प्रयाज, उसका अंग है, ये कैसे पता चले, कोई वो पता चलना चाहिए। और सब एक ही साथ लिखा है ना, एक ही उसमें है, तो ये इसका अंग है, दर्श पूर्णमास का अंग है प्रयाज, और ये अभिक्रमण जो है वो प्रयाज का अंग है, कैसे ज्ञान होगा, प्रश्न होगा कि नहीं होना, स्वाभाविक है। सब जब साथ में ही पढ़ा गया है तो अरे जैसे वो प्रयाज जैसे दर्श पूर्णमास का अंग है, वैसे अभिक्रमण भी दर्श पूर्णमास का अंग हो जाए, कोई शंका कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना। तो इस तरह की ये सब शंकाएं होगी, मतलब प्रश्न होगा कि कैसे हम जाने
कि दर्श पूर्णमास का अंग तो प्रयाज हो गया, ठीक है, लेकिन ये अभिक्रमण जो है वो दर्श पूर्णमास का अंग न हो करके प्रयाज का अंग है, हम कैसे जाने? ये जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है। अब ऐसा कोई आपने लिखा तो नहीं साफ साफ कि ये इसका अंग है, ये इसका अंग है, ऐसा तो कोई लिखा नहीं है, तो कैसे पता चले ये प्रयाज का अंग है? तो कहा कि ये जो अभिक्रमण है वो प्रयाज का अंग है, वो कैसे जानोगे? तो वो संदंश के द्वारा जानना। किसके द्वारा? संदंश के द्वारा जानना। किसके द्वारा जानना? संदंश के द्वारा जानना। अब क्या है ये संदंश? ये प्रश्न आपको होगा, तो पहले बात समझ लीजिए, फिर वो पंक्ति पढ़ी जाएंगी, ठीक है ना। संदंश के द्वारा जानना, संदंश मतलब क्या? तो देखो, संदंश मतलब ये कि वो अंग जो है प्रयाज दर्श पूर्णमास का अंग है, उसके एक वाक्य होगा, है ना, कोई बताने वाला कोई वाक्य होगा, है ना, उसको बताने वाला कोई और भी वाक्य होगा, है ना, प्रयाज याग के संबंधित कोई दूसरा भी वाक्य होगा। उन दोनों के बीच में यदि अभिक्रम्य जो होती है वाक्य आए तो ये क्या हो गया? संदंश हो गया। संदंश, संदंश मतलब समझते, दो के बीच में आ जाना, है ना। तो मतलब किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को बताने के लिए दो चीज थी, लेकिन उसके बीच में जो कोई पड़ गया तो वो क्या हो गया? संदंश हो गया। आया कि नहीं आया? तो ये संदंश के द्वारा अब क्या पता, देखो प्रयाज याग को बताने वाला एक वाक्य है कोई, दूसरा एक वाक्य है प्रयाज याग का, लेकिन वो दोनों के बीच में कोई अभिक्रम्य जो होती है ऐसा कोई वाक्य आ गया तो ये संदंश हो गया। तो इससे क्या समझा जाएगा? देखो, इसके अभिक्रम्य जो होती कि पूर्व में भी प्रयाज की कुछ बात है और उसके बाद में भी प्रयाज की कुछ बात है, तो अभिक्रमण जो है वो किसका अंग माना जाएगा? इस संदंश के द्वारा समझ में आएगा कि ये जो है वो प्रयाज संबंधी ही है, दर्श पूर्णमास संबंधी नहीं है। ये समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये संदंश ही यहाँ पर पता चला है, बताएगा कि ये जो है वो दर्श पूर्णमास संबंधी नहीं है, अपितु प्रयाज संबंधी है, अभिक्रमण है। बात समझ में आई? तो तच्च करके कुछ लिख रहे, समझ में आया? शंका क्या हुई थी कि सब साथ में ही पढ़ा है, हम कैसे जाने कि अभिक्रमण जो है वो दर्श पूर्णमास का अंग न हो करके प्रयाज का अंग है, कैसे जाने? ठीक है ना, उभयाकांक्षा हो गई और वो सब पता चल गया, लेकिन वो कैसे पता चले? अरे दर्श पूर्णमास का अंग हो जाए, जैसे प्रयाज जैसे दर्श पूर्णमास का अंग होता है उसी प्रकार अभिक्रमण भी क्या हो जाए? अंग हो जाए। क्यों नहीं होता है? तो ये कैसे हम जाने कि वो प्रयाज का अंग होता है उसका नहीं होता है? तो उसको लिख रहे तच्च मतलब अभिक्रमणादि नाम प्रयाजांगत्वम च, संदंश के द्वारा ही ज्ञात होता है, संदंश नैव ज्ञायते। अब प्रश्न होगा संदंश क्या है? तो संदंश का स्वरूप बताएगा। पढ़ो क्या लिख रहा है? तदभावे च। अच्छा, तदभावे च मतलब संदंशाभाव। मान लीजिए संदंश नहीं है कहीं पर, तो संदंश यदि नहीं है तब तो वो मुख्य जो याग है उसी का अंग माना जाएगा। तदभावे मतलब संदंशाभावे च, यदि संदंश न हो तो वो अभिक्रमण आदि का क्या माना जाएगा? दर्श पूर्णमास याग जो है मुख्य उसी का अंग माना जाएगा, मुख्य कर्म का ही अंग माना जाएगा यदि संदंश न हो तो। लेकिन यदि संदंश होगा तो वो प्रयाज आदि का अंग माना जाएगा। तदभावे च अविशेषात, क्योंकि कोई विशेष तो रहा नहीं है ना, कोई विशेष तो रहा नहीं। तो जिस तरह से प्रयाज दर्श पूर्णमास का अंग होता है वैसे जो है वो सब प्रयोग दर्श मास पूर्णमास का अंग हो जाएंगे। तदभावे च संदंशा भावे च अविशेषात सर्वेषां फलभावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रधानांगत्वापत्तेः, प्रधानांगत्व की आपत्ति आएगी। ठीक है ना, यदि संदंश नहीं रहेगा तो। बात समझ में आएगी नहीं आई? तदभावे च मतलब संदंशा भावे च अविशेषाद प्रधानांगत्वापत्ते, प्रधानांगत्व उसका होने लगेगा सभी का। जैसे प्रयाज का होता है वैसे जितने भी अभिक्रमण आदि जितने भी होंगे सब के सब दर्श पूर्णमास के अंग होने लगेंगे यदि संदंश नहीं रहेगा तो। लेकिन संदंश यदि रहेगा तो वो प्रयाज आदि का अभिक्रमण आदि प्रयाज आदि के अंग होंगे। क्या लिखे है? तदभावे च अविशेषात सर्वेषां फलभावना कथम भावेन ग्रहण, फलभावना कथम भावेन, है ना, फलभावना कथम भावेन हाँ ग्रहण प्रसंगेन प्रधानांगत्वापत्ते। हाँ, क्योंकि वो दर्श पूर्णमास को तो जिज्ञासा बनी हुई है,
कथम भावयेत है, तो ये कथम भावयेत करके ये सब उसी के इसी अभिक्रम में भावयेत, ये सब उसी में अंग अन्वित हो जाएंगे। तो प्रधान कर्म के ही अंग होने लगेंगे। कब? यदि संदंश नहीं रहेगा तब। लेकिन संदंश रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रयाज आदि के अंग हो जाएंगे। चलो अब संदंश क्या है वो समझना पड़ेगा, तो उसको बताएंगे। एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं संदंशः, यही संदंश है। ठीक है ना? एकांगानुवादेन, एक अंग जो है चाहे वो प्रयाज अंग हो, उसका अनुवाद करके कोई वाक्य है 2 ठो, लेकिन उसके अंतराले मतलब मध्य में कोई एक विहित किसी चीज का विधान किया गया हो तो उसको कहा जाएगा संदंश। यही तो कह रहा, एकांगानुवादेन विहितयो, एक अंग को अनुवाद करके कुछ बातें बताई गई है। तो जैसे एक अंग प्रयाज अंग, उसको वो भी अंग है ना दर्शपूर्ण मास का, तो एक अंग प्रयाज अंग जो है उसको वो अनुवाद करके उसको कुछ संबंधित करके कोई 2 बातें बताई गई है। तो वो दोनों बातों के बीच में जो क्या किया, किसी का विधान यदि किया जा रहा है तो वो जो विधान किया जाएगा वही क्या है? संदंश है। पढ़ो, एकांगानुवादे विधीयमानयोः, विधीयमान जो 2 चीज कोई होगी ना, होगी, हाँ, विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले, मतलब मध्य, अंतराले मतलब मध्य विहितत्व, विधान करना जो है वही क्या है? संदंश है ना? तो यही संदंश है। जैसे अभी समझाएगा यथा करके, यथा अभिक्रमणे, यथा अभिक्रमणे, जैसे अभिक्रमण का जो है उस अभिक्रमण जो है वो उसका विधान किया जाता है। प्रयाज मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया कि प्रयाज का कुछ प्रयाज संबंधित कुछ कार्य का विधान किया, उसके बाद अभिक्रमण का विधान किया, और उसके बाद फिर प्रयाज संबंधित कुछ कार्य का विधान किया। तो प्रयाज संबंधित 2 कार्यों का विधान किया, उसके बीच में किसका विधान कर दिया? तो एकांगानुवादेन विधिमान 2 कुछ थे, उसके अंतर में किसका? अभिक्रमण का विधान कर दिया। तो ये अभिक्रमण का विधान कर दिया, तो यही क्या हो गया? संदंश हो गया, है ना? बीच में पढ़ा जाना, कहने का तात्पर्य। तो यही संदंश है। तो इस संदंश से क्या पता चलेगा? ये अभिक्रमण जो है वो किसका अंग होगा? प्रयाज का ही, प्रयाज संबंधित ही अंग, प्रयाज संबंधी ही वो होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई ना? तो ये संदंश से नहीं वो ज्ञायते, संदंश उसमें उपकारक होगा। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, यथा अभिक्रमणे तद्धि करके अब घटा रहा है, पूरा समझा रहा है कि ऐसे 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 एक वाक्य था। कौन वाक्य था? तो वो वाक्य बताएंगे। फिर उसके बाद अभिक्रम में जो होती पढ़ा, उसके बाद फिर वो वाक्य पढ़ा, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें बीच में ये अभिक्रमण आ रहा है, संदंश हो रहा है, ये सब बताएगा। चलिए पढ़ो। तद्धि समानयते जुह्वाम उपभृतस्तेजो वा, ये वाक्य है, समानयते तेजो वा। देखिए यहाँ 3 है, श्रुक है ना, 3 ठो है। कौन कौन? एक जुहू, एक उपभृत और एक ध्रुवा। 3 ठो है। कौन कौन? जुहू, उपभृत और ध्रुवा। ध्रुवा, ठीक है ना? अब ये तीनों में आज्य रखा जाता है, ठीक है ना? कुछ कुछ मतलब कितने कितने प्रमाण का, वो तीनों मतलब यज्ञ पात्र ही है, लंबे लंबे, ठीक है ना? वो यज्ञ पात्र है। कौन कौन? तीनों को श्रुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुक। कौन कौन? जुहू, उपभृत और ध्रुवा। ध्रुवा, ये तीनों एक यज्ञ पात्र है, ठीक है ना? तीनों नाम एक अलग अलग यज्ञ पात्र है। ये तीनों में आज्य रखा जाता है। तीनों में आज्य मतलब घी रखा जाता है। घी मतलब कुछ कुछ प्रमाण उसके भी थे, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, ठीक है ना? तो अब देखो, आपको प्रयाज याग करना है। क्या करना है? प्रयाज याग करना। प्रयाज याग। तो उसमें 5 याग होते हैं ना, ठीक है ना? समिध याग, धनुनुपात याग, ईड याग, बरीर याग और साहकारी, 5 आहुतियाँ देने, ठीक है ना? 5 याग करने हैं आपको, तो वो देना है। अब उसमें 3 याग करने के लिए जो घी अपेक्षित है वो जुहू में रखा गया है। पहले 3 याग करने के लिए जो घी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो जुहू में रखा गया है, ठीक है ना? जुहू में उतने घी रखा हुआ है। और बच गए कितने याग? 2 ठो बच गए। तो वो 2 याग करने के लिए घी रखा है, उपभृत नाम का जो श्रुक है, यज्ञ पात्र है, उसमें रखा गया है,
ठीक है। और ध्रुवा में भी रखा गया है, लेकिन वो किसी अन्य कार्य के लिए रखा गया है, ठीक है ना, उससे भी याग होगा, लेकिन कोई और प्रयाज के लिए ये रखा गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पर जुहू के लिए 3 याग का, पहले 3 याग जुहू में जो रखा गया घी है उसके द्वारा होगा, और ध्रुवा में जो रखा गया, उपवृत में जो रखा गया क्या है, आज्य है, उसके द्वारा होगा, ठीक है। अब देखिए आपने प्रयाज याग करना चालू किया, आहुति या 3 याग कर दिए, है ना, समिध याग, तनु नपात, और तीसरा ईड ही है, वही 3 याग कर लिए, प्राय वही है, देख लेना क्रम। तो वो 3 याग कर लिए। अब बाकी के 2 याग करने हैं, तो करने हैं कि नहीं करने हैं? तो वो 3 याग, वो 2 याग जो करने हैं आपको, तभी तो प्रयाग याग संपन्न होगा। तो वो जो 2 याग करने हैं, तो उसके लिए घी चाहिए कि नहीं चाहिए, आज्य चाहिए कि नहीं? तो वो आज्य किस में, उपवृत में रखा है। अब देखो याग करना है आपको, जुहू के द्वारा ही याग होता है, जुहू के द्वारा ही होता है, लेकिन जुहू में तो घी समाप्त हो गया 3 याग करके। अब उस जुहू में तो है नहीं, जुहू के द्वारा ही करना है, तो क्या किया जाएगा? वो 2 याग करने का आज्य किस में था, उपवृत में। अब उपवृत से तो होता नहीं, जुहू से ही याग करना है, तो क्या किया जाएगा? उपवृत का जो घी है वो किस में ले आया जाएगा, जुहू में ले लेंगे, है ना, 2 याग के लिए उसमें ले लेंगे, उसी यज्ञ पात्र से उसमें ले लिया, फिर वो जुहू के द्वारा वो सब 2 बचे हुए याग है वो कर लेंगे, तो प्रयाग याग हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कह रहे हैं कि उपवृत में जो 2 याग करने के लिए जो घी पड़ा हुआ है वो आज्य किस में ले लेना, जुहू में ले लेना। पढ़ो वाक्य क्या लिख रहे हैं, समानयते जुह्वाम उपवृतस्तेजो। तेजो वा, तेज मतलब घृतम, तेजो वही घृतम आता है कि नहीं, तेज ही घृत है ना, तेज ही घृत है, तेज मतलब घृत। तो तेज जो है मतलब घृत जो है वो समानयते, समानयते कुत्र समानयते, जुह्वा मानय समानयते, कुतः समानयते, उपवृत, उपवृत शब्द का पंचमी है उपवृत, लगा कि नहीं लगा? तो उपवृत मतलब उपवृत नाम का जो यज्ञ पात्र है, तस्मात् यज्ञ पात्रात् जुह्वाम तेजो वै घृतम समानयते, आनयते, आनयन करना चाहिए, ये बताया ये वाक्य के द्वारा। बात समझ में आई? तो कुछ विधान हुआ कि नहीं हुआ इस वाक्य के द्वारा? किसी का विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसी का विधान हो रहा है, मतलब आनयन का विधान हो रहा है, जुहू में घृतानयन का विधान हो रहा है इस वाक्य के द्वारा। तो ये प्रयाज संबंधित ही कार्य है कि नहीं है? अरे प्रयाज याग करना था ना, तो इसीलिए के लिए तो घी लाने के लिए कह रहे हैं, आज्य लाने के लिए कह रहे हैं जुहू में, तो प्रयाज संबंधी कुछ कार्य का विधान किया। इसको क्या विधान किया तो क्या कहेंगे? घृतानयन, जुहू में घृतानयन का विधान किया इस वाक्य के द्वारा। तो ये वाक्य पहला पढ़ा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है तद्धि करके, हाँ इत्यादि ना, ये वाक्य पूरा टीका में देख लेना, ठीक है ना। तो इस वाक्य के द्वारा क्या कह रहे, इत्यादि ना प्रयाज के याग को संबंधी, प्रयाज याग को अनुवाद करके कुछ कार्य का विधान किया जा रहा है। प्रयाजानुवादेन किंचिद अंगम विधाय, किंचिद अंगम विधीयते, पहले रुको, किंचिद अंग का विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रयाज रूप अंग को उद्देश्य करके अनुवाद करके किसी अंग का विधान हो रहा है कि ऐसे भाई 3 याग कर लेने के बाद समानयते कृतम जुह्वाम उपवृतः, ये क्या किया गया? किसी अंग का विधान किया गया, कि किसी अंग का मतलब घृतानयन रूप अंग का विधान किया गया। तो ये अंग का विधान किया गया, एक हो गया, ठीक हुआ। चलिए अब इसके विधाय, ऐसा विधान करके अब इसके बाद क्या है? विधाय, देखो किंचिद अंगम विधाय, किंचिद अंग का विधान करके विधीयते, क्या विधीयते तो लिख रहे हैं आगे, क्या विधीयते? यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृज्ञान मुदते अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्यै इति। ये पूरा वाक्य है, बात समझ में आई? पहला वाक्य क्या हो गया? समानयते जुह्वाम उपवृतस्तेजो वाह इत्यादि, ये वाक्य के द्वारा क्या किया? घृतानयन रूप अंग का विधान किया। ये विधान करने के बाद अब अभिक्रमण का विधान कर रहे हैं। अभिक्रामम जुहोति, आया ना शब्द अंतिम में, अभिक्रामम
जुहोत्यभिजित्यै। यही, ठीक है ना। अब इसके पहले ये कुछ लंबा चौड़ा लिख रहा है ना, तो वो अभिक्रमण के साथ उसको लेना देना नहीं है। वो जो है वो प्रयाज का अर्थवाद है, प्रयाज याग का अर्थवाद, प्रयाज याग की प्रशंसा की गई है ना। लेकिन पूरा एक ही वाक्य है, वाक्य पूरा एक ही है, अभिजित्यै पर्यंत। यस्यैवं विदुषः, क्या लिखा है? यस्यैवं विदुषः प्रयाजा युज्यन्ते प्रेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्यान् नुदते अभिक्रामं जुहोत्य। अभिजित्यै, इतना एक ही वाक्य है, ठीक है ना। तो वो वाक्य के बाद ये पूरा वाक्य पढ़ा है। इस वाक्य के द्वारा मुख्य रूप से किसका विधान हो रहा है? अभिक्रमण का। अभिक्रमण का क्या हो रहा है? विधान हो रहा है, ठीक है ना। ये बात अभिक्रामम जुहोति है ना, मतलब अभिक्रमण करके क्या करता है? ओम करना चाहिए, याग करना चाहिए, ठीक है ना। अभिक्रामम जुहोति, तो अभिक्रमण का विधान हो रहा है। अब इसके पहले ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है यस्यैवं विदुषः, वो अर्थवाद है, प्रयाज याग का अर्थवाद है, उसी के साथ में पढ़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ दिया है, पढ़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, आप लोग सामान्य रूप से अर्थ समझ लीजिए। यस्य यजमानस्य एवं विदुषः ज्ञानवतः प्रयाजा युज्यन्ते, मतलब जिस यजमान का ज्ञान, ऐसे ज्ञान वाले जो यजमान होगा, है ना, कि इस तरह से प्रयाग करना चाहिए, ऐसा ज्ञान वाला जो यजमान होगा, और जो ऐसा ज्ञान वाला यजमान क्या करेगा? प्रयाज याग करेगा, तो प्रयाजा युज्यन्ते, क्या आगे लिखा है? प्रेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् तुदते। प्रेभ्यो लोकेभ्यो, जितने ये जो लोग है, चाहे ये लोग चाहे परलोक, यह लोक में ही देखा जाएगा ना। तो इन लोक में क्या होगा? ऐसा देखो, ऐसा यजमान, जो ऐसा ज्ञान वाला यजमान जो क्या करेगा? ऐसा ज्ञान रखते हुए जो प्रयाज याग करेगा, उस यजमान को क्या फल? वो यजमान जो है वो क्या करेगा? प्रेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् तुदते। भ्रातृव्य किसको कहते हैं? भ्रातृव्य मतलब चाचा, पितृव्य मतलब चाचा होता है, मूर्खराज। भ्रातृव्य मतलब शत्रु, भ्रातृव्य मतलब शत्रु। भ्रातृव्य पूछा है प्रश्न परीक्षा में, एक प्रश्न में आया है, देखना, भ्रातृव्य से कौन था? भ्रातृव्य मतलब शत्रु। तो इस जो यजमान इस तरह से प्रयाग याग जो कहा गया उस तरह से जो यजमान प्रयाग याग करेगा, तो वो भ्रातृव्यान तुदते। भ्रातृव्यान मतलब शत्रुन, तुदते, तुद व्यथन है, वो व्यथयति मतलब वो व्यथा पहुंचाएगा, मतलब उसको कष्ट पहुंचाएगा, उसके शत्रु को कष्ट होगा, कहने का तात्पर्य। जिस तरह से ये प्रयाग याग कहा, प्रयाग याग करने के लिए कहा गया है, उस तरह से जो यजमान प्रयाग याग करेगा वो अपने शत्रु को क्या करेगा? कष्ट पहुंचाए, मतलब उसके शत्रु कष्ट में आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे फल होता है, बहुत इस तरह के फल मिलते हैं, ठीक है ना। याग करने में बीच बीच में इस तरह का फल मिलता है, मतलब कि कुछ कुछ उसके अंग करने से ऐसे ऐसे फल मिलते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनके शत्रु का मतलब नाश होता है। इस तरह से जो प्रयाग याग करता है तो उसके शत्रुओं को कष्ट होता है, व्यथा पहुंचती है ना, नाश होता है, ये सब होता है। तो ये वो अर्थ, किसका अर्थवाद बताया ना, प्रशंसा बताई गई, प्रयाग याग की प्रशंसा बताई कि नहीं बताई, तो ये अर्थवाद बताया। और अर्थवाद को बताते बताते साथ में ही बता दिया अभिक्रमम जुहोति, ठीक है ना। अभिक्रमण का विधान कर दिया। आया कि नहीं आया? तो समझ में आया। पहले कौन वाक्य था? जुह्वा मुवभृत तेजो वा इत्यादि, ये वाक्य था। इस वाक्य के द्वारा जुह्वा नयन विधान, जुहू में घृता नयन का विधान कर दिया, जो कि प्रयाग संबंधी कार्य था। उसके बाद ये जो अर्थवाद पुरस्सर, प्रयाज के अर्थवाद पुरस्सर क्या कर दिया? अभिक्रमण का विधान कर दिया। किया नहीं किया? किस वाक्य के द्वारा? तो वाक्य पूरा पढ़ लो। यस्यैवं विदुषः लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् शत्रुन् तुदते व्यथयति, ठीक है ना। ये अभिक्रामम जुहोत्यभिजित्यै, इतने पूरे वाक्य के द्वारा अर्थ, प्रयाज के अर्थवाद पुरस्सर क्या कर दिया? अभिक्रमण का विधान कर दिया। चलो पढ़ो। विधीयते अभिक्रामम जुहोति इति अभिक्रमणम विधीयते। हाँ, अभिक्रामम जुहोत्यभिजित्यै इति विधीयते, अभिक्रामम विधीयते। हाँ, तदनन्तरं
यो वही अब इसके अनंतर इस अभिक्रमण के विधान करने के बाद अब कुछ आ रहा है, तदनंतरम क्या कह रहे? यो वही प्रयाजानाम मिथुनम वेद यो वै प्रयाजानाम मिथुनम वेद, फिर क्या लिख रहे हैं? इत्यादि ना किंचित अंगम विधीयते। इस पूरे के द्वारा आदि के करके ले लेना, आदि करके वहां आएगा प्रयाज शेषेण हविंसी अभिघारयंती, ये है क्या है? प्रयाज शेषेण हविंसी अभिधारयन्ति। अभिघारयंती, प्रयाज शेषेण हविंसी अभिघारयन्ति, है ना? ये कुछ ये इत्यादि वाक्य के द्वारा आदि से ये ले लेना, इसके द्वारा क्या किया जाता है? कुछ विधान किया जा रहा है। तो देखो क्या है? प्रयाज शेषेण, मतलब प्रयाज या कर लिया तो कुछ की बचा होगा कि नहीं बचा होगा आज्य, तो उससे क्या करना? तो प्रयाज शेषेण मतलब प्रयाज में जो शेष बच गया आज्य जो है उसके द्वारा हविंसी अभिघारयंती, हविंसी जो हविष द्रव्य थे पुरोडास आदि जो द्रव्य वो अभिघारयंती, उसके ऊपर उसका वो करना, अभिघार करना, मतलब उसके ऊपर वो घी को डालना, है ना? तो यही वो बताया। तो प्रयाज संबंधी कोई अंग ही बताया है कि नहीं बताया? बताया ना? तो इस तरह से अभिघारण रूप क्या कोई अंग का विधान किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो अब क्रम समझो, पहले किया घृतानयन समानयत, वाक्य बोलो ना मूर्ख तरीका, इत्यादि वाक्य के द्वारा जूह में घृतानयन रूप उपभृत अवधिक घृतानयन रूप अंग का विधान कर दिया, किया कि नहीं किया? इसके बाद यस्येवं जुहोत्यभिजित्य, इस वाक्य के द्वारा अभिक्रमण का विधान हुआ। और इसके बाद यो वै प्रजानां मिथुनं वेद प्रजानम, यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद। देख के बोलो पंक्ति, नहीं चाहिए मुझे ऐसा अंड बंड। प्रजानम बोल रहा है, प्रयाजानम तुम्हारे बाप ने लिखा है क्या? यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद। हाँ, इत्यादि आदि करके वो सब आ जाएगा। प्रयाज शेषेण हविंसी अभिघारयंती, तो उसके द्वारा भी अभिघारण रूप कुछ अंग का विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये भी प्रयाज संबंधी हुआ। और ये अभिक्रमण के पूर्व में भी प्रयाज संबंधी कोई अंग का विधान किया कि नहीं किया? घृतानयन रूप, तो वो भी प्रयाज संबंधित था। तो इन दोनों प्रयाज एकांगान, प्रयाज रूप एक अंग को अनुवाद करके जो अंग दो बताए गए, कुछ अंग का विधान किया गया, उन दोनों के अंतराल में मध्य में किसका विधान किया गया? अभिक्रमण का विधान किया गया। तो यह अंतराल में पठित जो अभिक्रमण विधान किया गया यही संदंश है। और इस संदंश के द्वारा पता चलता है अभिक्रमण जो है वो प्रयाज का ही अंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? यही वो कहा। चलो पढ़ो। तदनंतरम यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद इत्यादिना किंचित् अंगं विधीयते। अतः प्रयाजांग मध्य विहितम, प्रयाजांग के मध्य में दो प्रयाजांग, एक घृतानयन रूप प्रयाज का अंग था कुछ, और एक अभिघारण रूप कुछ प्रयाज संबंधित कार्य था। इन दोनों के बीच में मध्य में प्रयाजांग मध्य विहितम अभिक्रमणम तदंगम, विहित जो अभिक्रमण है वो उसका अंग होगा। किसका अंग होगा? प्रयाज का ही अंग होगा। बात समझ में आई? न कि दर्श पूर्णमास का। कैसे पता चला ये? क्योंकि कैसे पता चला? किसके द्वारा पता चला? संदंश के द्वारा पता चला। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रयाज का ये अंग हो गया कौन? अभिक्रमण। ठीक है ना? ये संदंश के द्वारा पता चला। देखो ये जो अंग है और प्रयाज जो है वो अंगी है, ये तो चला अवांतर प्रकरण के द्वारा। ठीक है ना? अवांतर प्रकरण के द्वारा अंग भावना संबंधी जो उभयाकांक्षा हुई थी, प्रयाज को आकांक्षा थी क्या? कथम भावाकांक्षा थी, और उसको आकांक्षा थी अभिक्रमण को किम भावयते असाध्याकांक्षा थी। तो इन उभयाकांक्षा रूप जो ये अवांतर अंग भावना संबंधी अवांतर प्रकरण था, इसके द्वारा अंगत्व था। लेकिन इसमें शंका हो गई थी कि भाई ये अंगत्व, ये जो है ये अभिक्रमण वो प्रयाज का अंग हो रहा, वैसे दर्श पूर्णमास का अंग कर दीजिए ना भाई, प्रयाज का क्यों कर रहे हैं? तो उसमें ये संदंश सहकारी कारण हुआ, उसका भी सहकार करने के लिए संदंश आया था।
प्रकरण को भी सहकार करने के लिए कौन आया था? संदंश आया था, और उसने बताया कि ये प्रयाजांग के मध्य में पठित चुकी अभिक्रमण है, इसलिए अभिक्रमण प्रयाज का ही वो अंग होगा। इस संदंश के द्वारा उसका ज्ञान, तच्च संदंशे नैव ज्ञायते, मतलब ये जो अभिक्रमण है वो प्रयाजांग है, वो संदंशे नैव ज्ञायते, ये बताया था कि नहीं बताया था? तो संदंश उसका सहकारी हुआ अवान्तर प्रकरण का, आया कि नहीं आया? तो चलिए यही कर दिया उन्होंने, पढ़ा, समझ में आया ना? चलिए, तो संदंश के द्वारा हमको ज्ञान हुआ कि ये प्रयाज का अंग है कौन? अभिक्रमण। चलो पढ़ो। अतः प्रयाजांग मध्ये नीतम अभिक्रमणं तदंगम। हाँ, प्रयाजैः अपूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावयेत् इति ज्ञाते कथम एभिः अपूर्वं कर्तव्यम् इति कथम भावाकांक्षायाः सत्वात् सच संदंशपतितैः अभिक्रमणादिभिः शाम्यति। लगा कि नहीं लगा? है ना? अरे समितो यजति तनु न पातम यजति का वाक्यार्थ बोध हो क्या होगा कि समिति यागे न दर्श पौर्णमासे यागम भाव, ये वाक्यार्थ बोध होगा। क्या लिखा उन्होंने? यही लिखा है, प्रयाजैः अपूर्वम कृत्वा। देखो हम क्या कह रहे हैं कि प्रयाज याग से दर्श पूर्णमास याग करे, ठीक है ना, लेकिन वो किस तरह से होता है? साक्षात वो दर्श पूर्णमास नहीं, अपूर्व दर्श जैसे क्या होता है, ये जो प्रयाज याग है ना, वो प्रयाज याग करके एक अपूर्व पैदा हो जाता है, और वो अपूर्व जाकर के वो याग, और ऐसे उपयाज याग करके भी एक अपूर्व पैदा हो जाएगा, प्रधान याग करके भी एक अपूर्व पैदा हो गया, ये सब अपूर्व मिलके एक दर्श पूर्णमास याग का एक अपूर्व, महाअपूर्व, फलापूर्व पैदा कराएंगे, है ना, और वो आपको फल दिलाएगा। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? तो अपूर्व द्वारा होता है, ठीक है ना, अपूर्व के द्वारा वो दर्श पूर्णमास का अंग होगा, साक्षात नहीं, अपूर्व के द्वारा। ऐसा इनकी व्यवस्था बनाई हुई है कि प्रयाज याग से एक अपूर्व पैदा होगा, है ना, तो प्रयाज यागे न अपूर्वम उत्पादयित्वा, क्या लिखा है? प्रयाजैः अपूर्वं कृत्वा अपूर्वम कृत्वा यागोपकारं भाव, याग का उपकार करे, ठीक है ना, यागोपकारम, दर्श पूर्णमास का याग का उपकार करे, ये अपूर्वम कृत्वा, ये वाक्यार्थ बोध होगा कि नहीं होगा? समितो यजति इत्यादि वाक्यों से, ठीक है ना, होगा, है ना। तो इस वाक्यार्थ बोध हो जाने के बाद वहां पर क्या आकांक्षा होगी कि भाई ये प्रयाज याग कथम भाव है, ये कथम भावाकांक्षा होगी कि नहीं होगी? वही लिख रहा है, यागोपकारम भावयेद इति वाक्यार्थ इति ज्ञाते कथम एभिः अपूर्वं कर्तव्यम्, कथम ये भी अपूर्वम करता है, ये मतलब ये याग से अपूर्व कैसे करे, मतलब ये याग कैसे कर रहा है? तो इति कथम ए भी इति कथम भावाकांक्षा, सत्वात्, हाँ सत्वात, आगे पढ़ो। संदंशपतितैः अभिक्रमणादिभिः, अब वो आकांक्षा की निवृत्ति किसके द्वारा होगी? संदंश पठित, संदंश पतित कि पठित, संदंशपतित, संदंश पतित मतलब दो अंगों के बीच में पतित जो अभिक्रमम जो होत्यभिजित्य के द्वारा जो अभिक्रमण का बोध हो रहा है, तो ये अभिक्रमण क्या है? संदंश पतित है। तो इन संदंश पतित जो ये अभिक्रमण है, इसके द्वारा उस आकांक्षा की निवृत्ति होगी, होगी कि नहीं होगी? और इन दोनों का परस्पर में अंगांगी भाव होगा। पढ़ो, पठित लिखा है, हाँ तो वही सही है, पठित। सच संदंशपठितैः अभिक्रमणादिभिः शाम्यति, हाँ शाम्यति। न चांग भावनायाः कथम भावाकांक्षा भावः, भावना सामान्येन तत्रापि तत्संभवात्। आया कि नहीं आया? क्या? न चांग भावनायाः, रुकिए, शंका हो गए, यहाँ तक का समझ में आ गया ना? कहाँ तक का आया? पढ़ो एक बार। सा च संदंशपठितैः अभिक्रमणादिभिः शाम्यति, साम्यति, ठीक है ना। चलिए, साम्यति यहाँ तक हो गया, तो अंगांगी भाव बता दिया। अब यहाँ कुछ नच करके शंका कर रहा है, क्या कर रहा है? न चांग भावनायाः कथम भावाकांक्षा भावः, भावना सामान्येन तत्रापि तत्संभवात्। देखो ये कहा कि देखो भाई, महा जो प्रधान कर्म था दर्श पूर्णमास, वहाँ पर उसका वाक्यार्थ, उस वाक्य का वाक्यार्थ बोध होने पर तो कथम भावाकांक्षा हो, ठीक है कि भाई ये दर्श पूर्णमास याग कैसे करे, ये कथम भावाकांक्षा होगी, लेकिन ये प्रयाज आदि में कथम भावाकांक्षा होती, ये नहीं समझ में आ रहा ना। प्रयाज आदि यागों को कथम भावाकांक्षा नहीं होगी, ऐसा कोई पूर्व पक्षी कह रहा
है ना। प्रयाज आदि यागों को कथम भावाकांक्षा नहीं नहीं होती, ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है, पंक्ति पढ़ो। नचक को छोड़ के पढ़ा जाता है, मूर्ख तरीका। अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा भावः। कथम भावाकांक्षा भावः, ये शंका की कि यह अंग भावना जो है, मतलब प्रयाजेन यागम अपूर्वम कृत्वा यागोपकारकम भावयेत, ये कह दिया। अब यहाँ कथम भावाकांक्षा नहीं होती है। प्रधान कर्म का बोधक जो वाक्य था उसका अर्थबोध होने पर तो कथम भावाकांक्षा होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रयाज याग का वाक्यार्थ बोध हुआ, क्या हुआ, प्रयाजैहि अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत। हाँ, इसको फिर कथम भावाकांक्षा नहीं होती ऐसी कोई शंका किया, ठीक है ना। धूलि प्रक्षेप मात्र ही है कि भाई क्या क्या वो हुआ, शंका क्या किया है। अंग भाव जो अंग होता है उस वहां पर कथम भावाकांक्षा नहीं होती है, ठीक है। कथम भावाकांक्षा नहीं होती है, ये शंका किया, क्योंकि वह प्रधान याग को हो वो तो समझ में आता है, लेकिन अब बार बार कथम भावाकांक्षा ही होती रहेगी, ये तो उसकी निवृत्ति कराने वाला है। इसमें वो कथम भावा की कांक्षा की निवृत्ति इस वाक्यों के द्वारा, प्रयाज आदि यागों के द्वारा हो जाए। अब इसमें भी थोड़ी न कथम भावाकांक्षा होगी, ऐसा सोच के प्रश्न किया है। तो कहा इति न च वाच्यम, है ना, ऐसे मत कहना, क्योंकि भावना जहां पर भी आएगी तो वहां पर आकांक्षा सामान्य होना ही है। भावना अंशत्रयम अपेक्षते है, वह चाहे वो अंग भावना हो चाहे मुख्य भावना हो, वो आकांक्षा होनी ही है वहां पर। तीन अंशत्रयम अपेक्षते है, वह कथम भावाकांक्षा उसको होती ही है। भावना सामान्य को क्या होता है, तीनों आकांक्षा होती ही है ना। कथम भावाकांक्षा होती है, तो ये भी भावना है। अंग भावना जो है, प्रयाज आदि की अंग भावना जो है वो भी भावना है, तो इसको भी कथम भावाकांक्षा होगी। ये सब बवाल मत करो, पढ़ो वो क्या लिख रहा है। न च अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा भावः भावना सामान्येन तत्रापि तत्संभवात्। भावना सामान्य में भी, भावना सामान्य में वो होता है, तो अंग भावना भी भावना है, तो उसमें भी कथम भावाकांक्षा संभव है, होती ही है। और उसकी निवृत्ति संदंशपति जो अभिक्रमण है उसके द्वारा होती है। तो इस तरह से संदंश के द्वारा अभिक्रमण जो है वो अंग है किसका, प्रयाज आदि का, ये ज्ञान हुआ, ठीक है ना। तो अंगांगी भाव हुआ, लगा कि नहीं लगा। चलिए रखो, प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम। चलो बस छोड़ दो। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुजे युगम तत्स्यादभीष्टप्रदम भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।